ओके। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसके अंदर मिड वन के अंदर हमने सारी बात कर ली थी कि प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं, अपना रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, एसआरएस कैसे बनाते हैं, और वो आपने अपने लाइक प्रोजेक्ट्स के लिए यकीनन बनाए भी हुए हैं। उसके अलावा मिड टू के अंदर हमने डिज़ाइन की बात की थी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन, उसके थियो मेंडल्स थ्री गोल्डन रूल्स एचसीआई वाले भी आ गए हुए थे। तो इन सारी बातों के बाद अब जाके अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कुछ बचता नहीं है इसके बाद, बस यही बचता है कि टेस्टिंग करनी है, आ, और उसके बाद डिलीवरी। तो इस इन्हीं चीज़ों के ऊपर बकाया सिलेबस है, और जो कुछ जनरल अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह के हवाले से। तो सबसे पहले जहाँ तक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते क्यों, ये तो आप सबको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसले आते हैं। कभी एल्गोरिदम के अंदर कोई लॉजिकल एरर आ गया है, कभी कोई सिंटैक्स का मसला आ गया है, कभी इंटीजर ओवरफ्लो हो गई है या अंडरफ्लो हो गई है, कि फ्लोटिंग पॉइंट इम्प्रिसिशन वगैरह की वजह से कुछ मसले आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन और आपकी एक्चुअल जो कोड में जो चीज़ है वो मिसमैच हो रही हो, कि डॉक्यूमेंटेशन में कहा गया है कि इस तरीके से हो रहा है लेकिन अंदर कुछ किसी और तरीके से हो रहा है। तो इस तरह के मसले हैं। अब इन सारे मसलों का हल यही है कि बंदा साथ साथ टेस्टिंग करता रहे। तो एक तो है कि आप जब कुछ करते हो, अपनी डेली स्क्रम मीटिंग में जाके बताते हो, तो आप तब साथ बता दो, या वो जो एंड ऑफ स्प्रिंट आपके जो होता है तब आप कोड वॉक थ्रू दो अपना पूरा, कि देखो मैंने ये लिखा था, इस तरह से मैंने बनाया था, ये मेरे मसले आए थे, मैंने ये सॉल्व किए थे, और इस तरह से कोड में अब है, तो इसको कुछ छेड़े ना प्लीज़, क्योंकि ये किसी वजह से ऐसा है। तो एक तो ये है, इसके दौरान ही आपकी ऑडियंस को पता चल जाता है कि ओ यार इसने ये चीज़ यहाँ पे गलत कर दी है, इसको ये ठीक कर लेना चाहिए। तो उधर ही कुछ गलतियाँ पकड़ी जाती हैं। उसके अलावा कोड इंस्पेक्शंस होती हैं, जिसके अंदर आपके पास एसक्यूएल वाले जो लोग होते हैं वो मैन्युअली फिर कोड को देखते हैं, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल तरीक़ों से एग्ज़ामिन करते हैं कि क्या जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है उसके ऊपर ये उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो हम ज़्यादा बात करेंगे बिल्कुल ज़्यादा मतलब गौर से इंस्पेक्शन वगैरह वाली तरफ की। तो अब टेस्टिंग के भी लेवल्स होते हैं। आप लोअर लेवल पे कर रहे हो या पूरे सिस्टम के एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कर रहे हो, तो यूनिट टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर आप एक बेसिक फंक्शन से शुरू कर लो या एक बेसिक मॉड्यूल से शुरू कर दो कि क्या ये गिवन दिस इनपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहा। आप फिर यही चीज़ थोड़े बड़े लेवल पे कर सकते हो जब आपने मल्टीपल यूनिट्स जोड़ दी हैं। उसके अलावा आप उसको कंपेयर कर सकते हो अपने सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ, कि क्या सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। फिर आप उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं परफॉर्मेंस वगैरह के हवाले से, तो वो आप उसके अंदर टेस्ट कर लो। तो यहाँ तक जो आपकी सारी टेस्टिंग है इसको कहते हैं सिस्टम लेवल टेस्टिंग। उसके सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं, सिस्टम लेवल नहीं। सिस्टम लेवल का यूजुअली मतलब होता है फंक्शन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह। तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर ये लेफ्ट साइड वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब सिस्टम पूरा टेस्ट हो गया होता है, आपने अपनी तरफ से सारा देख लिया होता है, फिर आप अपने क्लाइंट को या यूजर्स वगैरह को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए आगे भेजते हो कि कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को इसमें। तो जब ये हो जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपके पास इंस्टॉलेशन टेस्ट होता है कि जहाँ पे डिप्लॉय करना था, लेट्स से वो ये ना होना कि वर्क्स ऑन माई मशीन वाला मसला, कि आपके पास तो चल रहा था लेकिन बाद में जब क्लाउड पे डिप्लॉय हुआ है वो किसी और इन्वायरमेंट में है, उसकी वजह से कोई एरर्स आ गए हैं, तो उधर भी टेस्टिंग करनी होती है। उसके बाद जाके फिर आप कहते हो कि यार ये फुली टेस्टेड सिस्टम है। तो अब आपके पास जब भी आपने टेस्टिंग करनी होगी, एक जो फंडामेंटल चीज़ आप बार बार कर रहे होगे, आप टेस्ट केसेस लिख रहे होगे। उसके अंदर आप एक टेस्ट केस आईडी बताते हो, आप अपने टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव बताते हो कि प्री कंडीशंस क्या हैं। आप फिर बताते हो कि क्या करना है टेस्ट करने के लिए, कि ये जो टेस्ट करना चाह रहे हैं हम, इस एग्जांपल में अगर आपको सीजर साइफर का नहीं पता, वो बेसिकली ये है कि जैसे अगर मेरे पास कोई मैसेज है, लाइक ए बी सी, ये मेरा मैसेज है, तो वो बेसिकली करता ही है कि के एलिमेंट्स शिफ्ट वो के एलिमेंट्स आगे ले जाता है हर लेटर को। तो ए बन जाएगा बी प्लस सी प्लस डी, तो ये बन जाएगा ए डी बन जाएगा, और बी फिर ई बन जाएगा, इस तरह से। तो
उन्होंने वो बस स्क्रैम्बल किए हैं लेटर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेलो जो है वो ये KHOOR बन जाएगा। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम है, और श्योर इनफ आपने जब रन किया है आपकी एक्चुअल आउटपुट भी वही आई है। बड़ी अच्छी बात है। अब इसी एग्जांपल के अंदर आगे उन्होंने उसको डीक्रिप्ट करने की कोशिश की, वो भी चल गया। अब उन्होंने कोई और साइफर लगाया है सीजर साइफर के अलावा। जब वो वाला साइफर यूज़ किया ना, उसके अंदर उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम से मैच नहीं हुआ, तो ये फेल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास होता है कि हम बता देते हैं कि हम किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ये स्टेप्स में बता देते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं किस इनपुट के ऊपर, और क्या एक्चुअल आउटपुट आएगा। तो ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। अब टेस्टिंग के अंदर अगेन किस में होती हैं, क्लोज बॉक्स टेस्टिंग होती है और ओपन बॉक्स टेस्टिंग होती है। बीच में वैसे टेक्निकली ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी होती है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको कितनी सिस्टम के बारे में नॉलेज है, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है ना कि इस ये एग्जैक्ट कोड की लाइन क्या करेगी, और उसके बाद ये वाली कोड की लाइन चलेगी वगैरह, तो वो ओपन बॉक्स टेस्टिंग होती है। ये यूजुअली फीजिबल नहीं होती बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि आपके पास एक पूरा सिस्टम है, उसके अंदर करोड़ों लाइंस तक जा सकता है। अगर आप चलो खैर उसको मिस कराओ। खैर, तो आपके पास क्लोज बॉक्स के अंदर ये होता है कि आप एज अ होल ब्लैक बॉक्स की तरह इसको ट्रीट कर रहे होते हो, कि मैं बस इनपुट दे रहा हूँ, उसके लिए आउटपुट देख रहा हूँ क्या आ रही है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि अंदर क्या हो रहा है। ओपन बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप अपनी एग्जिस्टिंग इंटरनल नॉलेज यूज़ करते हो, ताकि आप ज़्यादा अच्छे टेस्ट केसेस लिख सको, ठीक है। बेसिकली बस यही होता है। तो आगे उसके बाद क्लोज्ड बॉक्स टेस्टिंग की सबसे पहले बात की गई है हमारे कोर्स में। क्लोज्ड बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आ जाता है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और डिसीजन टेबल्स। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग की बात करते हैं। ये आपने एग्जांपल यकीनन देखी होगी, आपने एज के लिए देखी होगी कि इफ़ एज इज़ इन द रेंज 18 to 45 देन एलिजिबल, वरना ज़्यादा बूढ़े हो गए या ज़्यादा यंग हो। तो इस तरह के आपके पास काफ़ी ज़्यादा रेंजेस होती हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। आपकी लेट्स से एक सिंपल सा फंक्शन है, उसकी रिटर्न वैल्यू ना एक इफ़ के ऊपर डिपेंड करती है इसी तरह से, कि इफ़ इन रेंज, ठीक है। तो एक आपके पास पार्टीशन बन जाती है इन रेंज की, एक लेस देन रेंज की, एक ग्रेटर देन रेंज की, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है जो हर किसी को दिखाई जाती है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग के। अब इसको इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्यों कहते हैं? पार्टीशनिंग ऐसे हो रही है कि आपके पास जो पोटेंशियल इनपुट्स थे माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, आपने उन सब को 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और क्यूमुलेटिवली एग्जॉस्टिव सेट्स में बांट दिया, ठीक है। तो मतलब इनके बीच में ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और ये मिल के पूरी डोमेन कवर करने चाहिए आपके फंक्शन के। मतलब जो तमाम पोटेंशियल वैल्यूज़ आपकी इनपुट ले सकती है वो सारी इसके अंदर रिप्रेजेंट होनी चाहिए। और कोई भी वैल्यू 2 बार रिप्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। एक क्लास में एक वैल्यू एक क्लास में ही आएगी, वो 2 क्लासेस में नहीं आ सकते। तो पार्टीशन है ना, इसलिए। तो अब इक्विवेलेंस क्लास क्यों कहते हैं? बेसिकली हम एक इक्विवेलेंट क्लास को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ द सिस्टम बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय A इज द सेम एज द सिस्टम बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय B, ठीक है। तो सिंपल फाज के अंदर आप देख सकते हो कि अगर आपको कहा जाए कि 2 वैलिड नंबर्स हैं 2 और 3, मैं दोनों में से कोई भी डाल दूं, एंड पे आंसर तो वही आना है, फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसी तरह से अगर मैं 2 डाल दूं तो नेगेटिव नंबर्स, इसके अंदर भी दोनों एक ही बात है कि आप ज़्यादा छोटी चीज़ डाल रहे हो। अगर आप 2 ज़्यादा बड़े नंबर डाल रहे हो तब भी वही बात है। तो वो सारे इक्विवेलेंट हैं आपस में। तो इस तरह से ये जो तमाम इक्विवेलेंट क्लासेस बन जाती है ना आपके पास, कि ये डिफरेंट सिस्टम बिहेवियर वगैरह के लिए। अब सिस्टम बिहेवियर के अंदर खाली आउटपुट नहीं आती, एरर्स भी आ सकता है, ठीक है। कुछ आपके एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस होती हैं जो रेज कर सकते हैं कुछ यूनिट्स, अगर आप यूनिट लेवल टेस्टिंग की बात कर रहे हो। तो लेकिन ज़्यादातर हम ये अप्लाई करते हैं बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि ये एक क्लोज बॉक्स टेक्निक है, ठीक है। तो एक बना बनाया सिस्टम आपके सामने पड़ा हुआ है, आप उसके टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ खेल रहे हो, बेसिकली इस तरह से समझ लो, ठीक है। कि अगर मैं ये इनपुट डालूंगा तो क्या होगा, ये इनपुट डालूंगा तो क्या होगा, PF के TA की तरह, ठीक है। आप ये समझ लो। अच्छा, अब काफ़ी लोग ना इस एग्जाम्पल की वजह से ना समझते हैं कि जो पार्टीशंस हैं वो खाली इस तरह से कंटिन्यूस बन सकते हैं। उसको बस थोड़ा सा चैलेंज करने के लिए मैंने एक और एग्जांपल डाली है कि आपके पास डिसकंटिन्यूस पार्टीशंस भी बन सकते हैं। तो लेट्स से आपका एक फंक्शन है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है n mod 3 को, मतलब आप उसको कोई भी नंबर देते हो, कोई इंटीजर देते हो, और वो उसका ना
3 के साथ मॉड्यूलस लेके रिटर्न कर रहा है वैल्यू। अब ऑब्वियसली ये या तो 0 करेगा, 1 करेगा, या 2 करेगा। ये 3 पॉसिबल बिहेवियर्स हैं इस मॉड्यूल के, कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो आ, ये जो सारे आपके पास 3 से डिविजिबल चीज़ें हैं, प्लस में हो माइनस में हो, ये आपके पास एक इक्विवेलेंस क्लास में आ जाते हैं। ये सारे इक्विवेलेंट है आपस में, क्योंकि इनके आने की वजह से सिस्टम के एंड पे बिहेवियर जो सारा है वो बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है। इसी तरह से वो जो बकाया हैं वगैरह, तो ये पैटर्न्स आप देख सकते हो। काफ़ी सिंपल बात है। बस इस बात का मकसद ये था कि आपको पता हो कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। तो अब आप शायद कहो कि यार देखो, अगर हम गौर गौर करें ना, तो इस एग्जाम्पल के अंदर टेस्ट कैसे बात, हाँ, जैसे ये एग्जाम्पल है, काफ़ी बार दी जाती है कि मंथ्स की एग्जाम्पल है। ठीक है। इनवैलिड मंथ और वैलिड मंथ के 1 से 12 तक आपने एक नंबर इनपुट करना है। अब अगर आप 1 से कम कर दो या आप 12 से ज़्यादा कर दो, फ़र्क क्या पड़ता है? एंड पे तो आउटकम वही है, सिस्टम बिहेवियर तो वही है, एरर मिल रहा है। अब आप इसको एक समझ लो, ट्रेडिशन समझ लो, कि काफ़ी बार हम डिस्टिंग्विश करते हैं लोअर इनवैलिड में और अपर इनवैलिड के अंदर। इसकी कोई इतनी रैशनल वजह नहीं है, ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड है बीवीए की वजह से। क्योंकि हम बीवीए के अंदर भी देख रहे होते हैं कि क्या दोनों साइडों पे हो रहा है या नहीं हो रहा वगैरह। ये थोड़ा सा ना, असल में बेसिकली इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग फॉर्मली यही थी, बस जितनी हमने बात की है यहाँ पे, कि एक इक्विवेलेंट क्लास होगी वगैरह। लेकिन जब उसको अप्लाई किया गया ना, तो कुछ जो उसकी जो कॉमन चीज़ें इवॉल्व हो गई वो ये है कि आप अब यूजुअली लोअर इनवैलिड और अपर इनवैलिड को अलहदा क्लास कहते हो, ना कि इसको कह दो लेस देन 1 यूनियन 10 लेस ग्रेटर देन 10। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके अलावा एक और एग्जांपल है जिसके अंदर इन्होंने टेस्ट केसेस की बात की हुई है कि टेस्ट केसेस बनाने। तो टेस्ट केसेस कैसे बनता है? हम चाहते हैं कि हर इक्विवेलेंस क्लास की कम से कम एक तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो आपके टेस्ट केसेस के अंदर। ठीक है। ये ना हो कि कोई क्लास अनरिप्रेजेंटेड है, हम चाहते हैं हर क्लास कम से कम एक बार तो है। तो ये एक एग्जांपल है बड़ी कॉमन, हर टीचर यही देता है ट्रायंगल्स की, कि ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ्स आपको मिल रही है किसी प्रोग्राम के अंदर। अब आपने देखना है कि क्या वो एक वैलिड ट्रायंगल है भी या नहीं, और अगर है तो एक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, या स्केलीन है। ठीक है। तो बहुत सिंपल आइडिया है। तो आप वैलिड रेंज में से वैल्यूज पकड़ो, क्योंकि उन्होंने वैलिड रेंज डिफाइन की हुई है कि ईच साइड मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर लेस देन और इक्वल टू 20। मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं डाल सकते, जीरो नहीं डाल सकते कि वो भी पॉजिटिव नहीं है, और आप 21 25 वगैरह भी नहीं डाल सकते। तो हम 1 से 20 की रेंज के अंदर कोई रैंडम नंबर्स पकड़ लेते हैं, 10 10 15 15 जो मर्जी, और हम उसकी बेसिस के ऊपर कुछ ट्राइंगल्स बनाते हैं। ठीक है। एक हम एक्विलेटरल बना लेते हैं 15 15 15, एक हम आइसोसेलेस बना लेते हैं 20 12 12 वाली, एक हम स्केलिन बना लेते हैं जिसके अंदर सारी डिफरेंट है। ठीक है। अब एक जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है नॉट अ ट्राइंगल का, नाइस यार। अच्छा, आ, वो ये है कि अगर आप दो साइड्स ऐड करते हो और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो फॉर सम रीज़न छोटा है आपकी तीसरी साइड से, तो ये ट्राइंगल की मेजरमेंट्स नहीं हो सकते। तो उसकी एक एग्जांपल डाल दिया। अब ये बात हुई। अब इन सब तीनों जो वेरिएबल्स है ना, ए बी और सी, इन तीनों की अपनी इनवैलिड पार्टीशंस भी हैं। एक जिसके अंदर ये नेगेटिव नंबर है या ज़ीरो नंबर वगैरह, या एक जिसके अंदर वो 20 से ज़्यादा है। तो हम इनके इस तरह से टेस्ट केसेस भी बना सकते हैं कि मैं बकाया सबको एक रीजनेबल वैल्यू दे दूं, मतलब बी और सी को मैंने एक रीजनेबल वैल्यू दे दी है, और ए को मैंने एक इनवैलिड वैल्यू दे दी। ठीक है। आ, यहाँ पे लोअर लिमिट में, और 4 के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने उसको थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे दी है। अब मेरे ओपिनियन में जो ट्रू ईसीपी है ना, उसके अंदर आपको खाली पहली 3 यहाँ पे चाहिए। आपको बकाया ये 4 5 6 नहीं चाहिए। आपको खाली 1 2 3 4 इस वाली साइड से चाहिए और 1 2 3 ये वाली चाहिए। आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, वैसे तो इतना मैटर नहीं करता ये, लेकिन बात ये है कि सिस्टम बिहेवियर क्या है। अब वो आपके सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि इस मॉड्यूल का कॉन्ट्रैक्ट दूसरे मॉड्यूल्स के साथ क्या है, वो जो हम कंपोनेंट डिज़ाइन के अंदर बात कर रहे थे। तो
क्या मैटर करता है? क्या हम एक्चुअली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि ए बी सी की वैल्यू गलत थी? क्या उससे आपकी जो सी आउट आउटपुट आ रही है फ़र्क पड़ रहा है? बेसिकली जितनी भी आपके पास पोटेंशियल आउटपुट्स हैं ना, वो आपकी क्लासेस हैं। इन्होंने क्लासेस बनाने का स्टेप स्किप किया हुआ है, ये बड़ा इन्होंने ना मतलब जल्दी जल्दी में गुजारा हुआ है, थोड़ी सी हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज छुपाई हुई हैं। वो यही है कि आपके पास ट्रायंगल की मेजरमेंट्स जा रही हैं ए बी सी, ठीक है। अब हो ये सकता है कि ये बिल्कुल सही है जिस तरह से अभी हमने देखा है, और हो सकता है कि इनमें से कोई एक गलत है, ठीक है। तो इस केस के ऊपर क्या आप प्रिंट कर रहे हो सी आउट इनवैलिड, समथिंग वाज इनवैलिड, ठीक है। तो अगर इस तरह से है ना, तो आपको सारे फेलियर केसेस के अंदर डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता ही है कि ये सारे एक इक्विवेलेंट क्लास में बिलोंग करते हैं, तो आप उस क्लास का एक मेंबर कम से कम डाल दोगे तो आपकी क्लास कवरेज तो पूरी हो रही है। अब काफ़ी बार ये रियलाइज़ हम करते हैं कि नहीं यार, ज़रूरी नहीं है कि अगर बी वाले के लिए तो ए वाले के लिए भी होगा, इसलिए कॉमन सेंस की वजह से हम डाल देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आप बीवीए को भी मिला रहे हो बीच में, बट इट डजेंट रियली मैटर। आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लासेस देखनी है क्या है, और आपने ये जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है ना, लेस देन और ग्रेटर देन इनवैलिड को अलहदा ट्रीट करने का, आप उसको फॉलो कर लो। मेरा ख्याल है नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वरना टीचर्स कहेंगे यार ये इसने अपना ई सी पी निकाल दिया, मैंने तो कुछ और पढ़ाया था। तो जिस तरह से आपके इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया उसी तरह से करके आना, यही बनता है इसका। वरना ईसीपी जो है वो इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो चुका है, वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसके अंदर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो एक्चुअली इस रेंज के लिए एक डिफरेंट पाथ ले रहा है, तो फिर मैं इसके लिए इस तरह से एक एक्स्ट्रा पार्टीशन बना लूँ, क्योंकि ये भी सिस्टम बिहेवियर टेक्निकली डिफरेंट है। तो ईसीपी जो है था बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस यही है, इतनी सी बात है। ये जो यहाँ पे ये एन मॉड 3 वाली बात है कि सेम बिहेवियर है ना, तो सेम क्लास है। आपने बस ये करना है कि जिसके ऊपर तमाम आपके पास यूनिक बिहेवियर्स आ रहे हैं उनको लिखो, उन यूनिक बिहेवियर्स के लाने वाली तमाम इनपुट्स लिस्ट कर लो, आपकी सारी क्लास पार्टीशनिंग हो गई, ठीक है। अब आपने बस इन क्लासेस में से एक एक पकड़ लेना और आपका टेस्ट केस बन गया। ये सिंगल वेरिएबल के लिए था। मल्टीपल वेरिएबल के अंदर हमने देख लिया कि ये हमारे पास सिस्टम बिहेवियर आ रहा था जो इन तीनों वेरिएबल की कोऑर्डिनेशन की वजह से आ रहा था, इसलिए उनका एक एक ही बना लिया। लेकिन जो इन सब के अंदर इंडिपेंडेंटली मसले आ सकते थे उनको हमने इंडिपेंडेंटली देख लिया। सही है। तो ये बात हो गई, वरना इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। तो ये वही बातें लिखी हुई हैं फिर से समरी के तौर पे, अगर नहीं समझ आए। आ, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो हमारे कोर्स में दो किस्में हैं इसकी, जनरलाइज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और रोबस्टनेस बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो जनरलाइज की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको स्पेसिफाई ना किया हो, आपने अस्यूम जनरलाइज ही करना। तो इसके अंदर बेसिकली आप ये करते हो, आपके पास कोई भी रेंज आ रही है ना, लेट्स से आपके पास वही एग्जांपल है आपके पास मंथ्स के, कि 1 से 12 तक आपने कोई नंबर इनपुट करना है, बहुत सिंपल एग्जांपल, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपके पास जो मिनिमम और मैक्सिमम है एक्सेप्टेबल वैल्यूज, वो 1 और 12 है। अब आप उनको अपने टेस्ट केसेस बनाओगे, जो एज जो आपकी बाउंड्रीज हैं, उसके अलावा आप जो मिनिमम से थोड़ा सा ज़्यादा और मैक्सिमम से थोड़ा सा कम, उनको भी अपने वो टेस्ट केसेस बना लोगे, तो 2 भी बन जाएगा और 11 भी बन जाएगा। उसके अलावा आप दरमियान से कोई करीब मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ में से कोई पकड़ लोगे, तो आप मे बी 6 पकड़ लो, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए ट्राई करते हो। ये 5 वैल्यूज़ बेसिकली आपके 5 टेस्ट केसेस बना लेंगी उस एक रेंज के लिए, ठीक है। तो ये वो, अगर हम ट्राइंगल्स के ऊपर बात करें, तो उसके अंदर इसके ऊपर किस तरह से असर आ रहा है, वो ये है कि हम हर वेरिएबल के लिए ना बी और ए बी और सी इंडिपेंडेंटली बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ना खाली टेस्ट केसेस देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे हमने बी और सी की वैल्यू ना एक बहुत सिंपल सी सेंसिबल सी वैल्यू रखी हुई है, 10, ठीक है, जो बिल्कुल दरमियान में पड़ती है उनकी 1 0 से 20 की रिस्ट्रिक्शन के अंदर। और हमने फिर वो जो जनरलाइज बीवीए के अंदर जो पॉइंट्स थे ऑफ इंटरेस्ट, हमने ए के उसके लिए टेस्ट केसेस बना लिए। अब इसी तरह से बी के लिए करेंगे हम, कि हम बी के लिए भी बकाया दोनों को नॉर्मल वैल्यूज़ फिक्स करा के इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। अब आप गौर करोगे कि आपने जो नॉमिनल वैल्यूज़ लिए हैं इस केस के अंदर, आम, 3 ऐसे केसेस बन रहे हैं जिसके अंदर वो एक ही टेस्ट केस रिपीट हो रहा है।
तो आप इन सबको काट के खाली एक बार लिख दो, तो ये बेसिकली गारंटी है कि ये रिपीट होएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बकाया दोनों को नॉमिनल सेट किया हुआ है, और जब आप तीसरे वाले को लेके चल रहे हो शुरू से आखिर तक, तो बीच में उसकी नॉमिनल वैल्यू भी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितनी बार भी आपने की है तो उतनी बार ये रिपीट होगा। तो इसीलिए ये अगर आप हमें पता है ना कि 5 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जिनकी पांच टेस्ट केसेस बनाने हमने ईच रेंज के लिए। तो 5 इंटू नंबर ऑफ रेंजेस प्लस ये हमें खाली 5 इंटू नंबर ऑफ रेंजेस, हमें ये जो सामने नज़र आ रहा है 15 वाला, और अगर इसमें से हम डुप्लीकेट्स निकाल दें, ये जो हाईलाइट हुए हैं उनमें से खाली एक रख लें, तो एक एन कम हो जाएगा। तो 4n प्लस वन इसलिए क्योंकि आपने एक तो रखना है, क्योंकि वरना आप सारी उड़ा दोगे। तो ये आपके टेस्ट केसेस हो जाएंगे जनरलाइज बीवीए के अंदर। अब रोबस्टनेस बीवीए एग्जैक्टली यही चीज़ है, बस उसके अंदर आप बाउंड्री के बाहर भी देखते हो। तो पहले हम इसके अंदर खाली इन रेंज वैल्यूज़ देख रहे थे। इसके अंदर ईसीपी के अंदर तो हम एक इन रेंज देखते थे और बकाया आउट रेंज देखते थे। इसके अंदर हम सारी इन रेंज ही देख रहे थे। अब जो रोबस्टनेस बीवी है उसके अंदर हम थोड़ी सी बाहर वाली भी देखते हैं, जो एजेस हैं, कि क्या बाउंड्रीज के ऊपर इसका बिहेवियर सही है या नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बाउंड्रीज पे सही है तो और अंदर दरमियान में एक वैल्यू में सही है, कोई वजह नहीं है कि मिन प्लस और एक्स नॉर्म के दरमियान में कहीं को मसला हो मोस्ट प्रोग्राम्स के अंदर। तो इस तरह से हम अपने टेस्ट केसेस बना लेते हैं। अब उसके बाद जो आखिरी हमारे पास टेक्निक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, वो है डिसीजन टेबल्स। तो डिसीजन टेबल्स बेसिकली बनते हैं कंडीशन एक्शन रूल्स से, ठीक है। तो अभी उसके एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली यही है कि आपके पास आपका प्रोग्राम हर मौके पे डिसीजन ले रहा होता है कोई, वो किन कंडीशंस की बेसिस के ऊपर क्या एक्शन लेगा उसको एक टेबल में रिप्रेजेंट हम कर रहे होते हैं, तो वो बस एक डिसीजन टेबल होता है। अब इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा बातें आ जाती हैं रूल मर्जिंग वगैरह की, तो वो भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। लेकिन जो सबसे सिंपल एग्जांपल है एक कंडीशन एक्शन टेबल की, तो वो ये है कि अगर कंडीशंस आपकी ये हैं कि किसी ने एक वैलिड यूज़र नेम और एक वैलिड पासवर्ड एंटर किया है, तो आपका सिस्टम क्या कर रहा है आउटपुट, एरर कर रहा है या वो होम पे ट्रांसफ़र कर रहा है कि ठीक है आपने सही साइन इन कर दिया। तो अगर हम इन सबको बूलियंस की तरह ट्रीट करें कि ये दो बूलियन कंडीशंस हैं और एक ये आउटपुट है जो या हो सकती है या नहीं हो सकती, एक बाइनरी सिनेरियो है। तो उस केस के अंदर आपके पास कंडीशंस आपके पास दो हैं, इसीलिए 2 पावर ऑफ 2 क्या नाम है रूल्स बनेंगे। और आप उन सब के अगेंस्ट उसकी आउटपुट की वैल्यूज़ देखोगे। तो हमने देख लिया कि जब दोनों सही थे ऑब्वियसली तभी इसने सक्सेस का केस देना। तो ये तो एक बहुत ट्रिवियल एग्जांपल थे। अब आगे वो एक और एग्जांपल दी जाती है कि एक इमेज अपलोड करनी है फॉर एग्जांपल। तो अच्छा हाँ, जहाँ तक इसका टेस्ट केसेस के साथ रिलेशनशिप है वो यही है कि आप हर रूल को एक टेस्ट केस बना लेते हैं, ठीक है। खैर, तो ये जो इमेज अपलोड एग्जांपल है इसके अंदर हमने एक रूल इस्टेब्लिश किया हुआ है कि हम सिर्फ ऐसी इमेजेस को अपलोड होने दे रहे हैं जो डॉट जेपेग फाइल फॉर्मेट में है, उनका साइज़ 32 किलोबाइट से कम है, और उनकी रेजोल्यूशन इस इन ख़ास रेजोल्यूशंस में से एक है, 137 to 177 है एग्जैक्टली। तो अम, हम खाली उस केस के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बकाया केसेस में हमने कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड एरर देना, ठीक है। तो हमारे मुख्तलिफ केसेस बन जाते हैं। तो जो आपके पास कंडीशंस हैं यहाँ पे वो ये हैं, पहली आप प्रूव में देख सकते हो कि इज़ इट अ डॉट जेपेग या नहीं। अब ये तो टेक्स्ट में लिखा हुआ है लेकिन आपने इस तरह से नहीं लिखना होगा, ये बस समझाने के लिए आप उसी तरह से बूलियंस में लिखोगे कि क्या ये कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये तो वैसे भी इस नॉट और लेस देन वगैरह जिस तरह से लिखा हुआ है आपको समझ आ रही होगी कि आपने क्या करना होगा, यहाँ पे इतना कुछ मुश्किल तो है नहीं इसमें। तो आगे आपने फिर एक्शंस लिख दिए और ये एक सिंपल तरीन आपका डिसीजन टेबल हो गया, और इसकी बेसिस के ऊपर आप टेस्ट केसेस डिफाइन कर सकते हो। आगे जो है बात है रूल मर्जिंग की। काफ़ी बार ये होता है कि कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन आ जाती है और कुछ रिडंडेंट रूल्स बन रहे होते हैं, कुछ इम्पॉसिबल रूल्स बन रहे होते हैं जब आप हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हो। तो ये एक एग्जांपल थी कि वर्कर अगर परमानेंट है, उसने इतने घंटे काम किया है वगैरह, तो उसको कितने आपने कॉम्पनसेशन देनी है। तो जो क्या नाम है यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, तो उसकी वन हॉट इनकोडिंग की हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है।
तो ये 40 लेस देन 40 आवर्स इक्वल टू 40 आवर्स और ग्रेटर देन 40 आवर्स की वन हॉट इनकोडिंग की हुई है, क्योंकि वो टर्शरी की जगह ये खाली बाइनरी कंडीशंस के अंदर काम करता है। आ, तो जब आपने वो किया था तो आपके पास काफ़ी रिडंडेंसी आ गई थी कि कुछ ऐसे केसेस बन रहे थे जिसके अंदर मतलब मल्टीपल येस है, जबकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हमें पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हमने इसके अंदर डोंट केयर्स डालना शुरू कर दिए, और जैसे जैसे डोंट केयर्स डालते गए टेक्निकली आप कह लो कि रूल्स मर्ज होते गए, और उनके ऊपर से तो क्या नाम है अपना, उसकी बेसिस के ऊपर हमने ये एहतियातन एक चेकसम डाल दिया ताकि हमें मसला ना हो। ये जो नीचे आपको 4 4 4 2 1 1 नज़र आता है, जहाँ तक ये बकाया नंबर्स की बात है, ये जो 1 2 1 1 2 1 2 1 लिखा हुआ है, ये बेसिकली है ऑर्डर कि किस ऑर्डर के अंदर ये इफेक्ट्स फायर होंगे सिस्टम की तरफ से। तो यहाँ इसके बारे में यही है। तो डिसीजन टेबल्स काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये बीवीए और क्या नाम है अपना ईसीपी। तो ये क्विज का क्वेश्चन है। um, आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने काफ़ी ज़्यादा डेटा दिया हुआ है। एन इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन एस्टिमेट्स द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ अ कंट्री बाय कंसिडरिंग इट्स जीडीपी, unemployment rate percentage, unemployment rate is a percentage, its inflation rate and its average family size। ठीक है, इन वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट करवा रहे हो, आप एक नंबर प्रेडिक्ट करवा रहे हो। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो है। अब इसके ऊपर आपको कहा जाता है कि चलो टेस्ट केसेस बनाओ। तो हम कैसे करेंगे? अब थोड़ी सी उन्होंने आपकी पहले की मदद की हुई है इस टेबल के लेआउट के साथ। अगर हम गौर से देखें तो जीडीपी की दो पार्टीशंस बनी हुई हैं। एक रेंज है जीडीपी की 0 से 100 की, और एक है 100 के ऊपर की। इन दोनों केसेस के अंदर डिफरेंट आउटकम्स आ रही हैं, चाहे आपकी यू आर आई आर और ए एफ एस की वैल्यूज़ एग्जैक्टली एक जितनी हो। मतलब ए एफ एस हार्ड कोडेड है वेरी स्मॉल के ऊपर, आई आर हार्ड कोडेड है लो पे, और यू आर हार्ड कोडेड है ज़ीरो पे। तो तब भी अगर जीडीपी चेंज होएगा ना, तो आपका सिस्टम बिहेवियर चेंज हो रहा है आपका। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे आप बना सकते हो अगर आप उस तरह से देख रहे हो, लेकिन हम कंडीशन एक्शन रूल से बाहर निकल गए हैं, वो एक वीक एब्स्ट्रैक्शन है। हम रेंजेस की बात करते हैं, और इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग की अगर हम बात करें तो जीडीपी की अगर हम खाली एक सिंगल वेरिएबल को वन एट अ टाइम देखें, तो जीडीपी की दो इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही हैं जो उन्होंने आपको पहले की बना के दे दी हुई हैं, 0 to 100 और 100+। ठीक है, इसी तरह से यू आर है, यू आर के 0 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, इन सारे केसेस में एक ही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर 10 की जगह 10.1 हो जाए तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, इसलिए दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस में बिलोंग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिलना शुरू हो गया होगा। तो अब हम पहला पार्ट देखते हैं सवाल का। तो उन्होंने कहा है यूज इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टू फिल आउट द फर्स्ट 3 रोज इन द फॉलोइंग टेबल फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऑफ द HPI एस्टिमेशन मॉड्यूल। उन्होंने कहा फर्स्ट 3 हुआ है, लेकिन क्विज के दौरान में हमने कहा था ये सारे ही बनना, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या नाम है ये जीडीपी जो है आपकी, हमने पहले भी बात कर ली है कि इसके अंदर दो वैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही हैं, एक 0 से 100 और एक 100 एंड बियॉन्ड वाली, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 100 की। ठीक है, तो ये आपके पास दो वैलिड ईसीज हैं। अभी हम खाली पहले कॉलम पे रहते हैं। इसी तरह यू आर है, उसके अंदर भी 0 से 10 है, 10 से 50 है, 50 से 100 है। तो आगे जो राइट साइड पे फिर से वही चीज़ लिखी, वो इसलिए लिखी हुई है कि जीडीपी की वजह से वो आगे मॉडिफाई हो रहा है, तो वो जीडीपी की गलती है, वो यूआर की गलती नहीं है। तो जहाँ तक यूआर कंसर्न्ड है, वो जब फिक्स्ड वो इन रेंजेस में होता है ना, तो सिस्टम का बिहेवियर उसकी तरफ से तो वैसे ही आ रहा है। वो बकाया कोई और वेरिएबल चेंज होएगा तो होगा। तो हम बेसिकली इनको एग्जामिन करते हुए अस्यूम कर रहे होते हैं कि अगर एक वेरिएबल को हम देख रहे हैं, हम बकाया सबको कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं कि लेट्स से हम फिक्स कर लेते हैं कि जीडीपी खाली इतना है, और फिर हम देखते हैं एक स्टैटिक सिस्टम के अंदर अगर खाली ये चीज़ चेंज हो तो बिहेवियर्स किस तरह से चेंज हो रहा है। और इसको हम डिफरेंट वैल्यूज़ पे देखते हैं और फिर हमें पता चलता है। अच्छा, तो या आप इस तरह से ट्रीट कर लो कि प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स जो यू आर वाला है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आगे वाली पूरी कंट्रोल फ्लो बदल गई। ये भी समझ सकते हो आप, जिस तरह से आपको आसानी है। खैर, आगे आई आर है, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, लो और हाई, और उन दोनों केसेस के अंदर डिफरेंट किस्म की आउटकम्स आ रही है हमारे पास, इसलिए इसकी भी इक्विवेलेंस पार्टीशन इस तरह से आ जाएंगी। तो अब इन्होंने कुछ इनवैलिड ईसीज की बात भी की है।
तो अगर जीडीपी के केस के अंदर ज़ीरो से कम हो तो वो एक इनवैलिड इनपुट है। यूआर के केस के अंदर अगर वो बिलो ज़ीरो है तो वो एक इनवैलिड ईसी है, और अगर अबव 100 तो वो भी एक इनवैलिड ईसी है। तो ये वही उन्होंने किया हुआ है। इन्होंने फिर से अपर और लोअर बाउंड्री को, अपर और लोअर इनवैलिड्स को अलहदा इक्विवेलेंस क्लासेस करा हुआ है, जबकि बिहेवियर टेक्निकली सेम ही आ रहा है। तो प्योर ईसीपी ये नहीं करता जो पुराना वाला था, लेकिन इन रियलिटी जब भी ईसीपी अप्लाई होगा आपने लोअर इनवैलिड और अपर इनवैलिड को अलहदा ट्रीट करना। तो आगे जहाँ तक बात है बकाया कॉलम्स की, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज मांगे हुए। अब हमें पता है वैलिड ईसीज क्या है। अब इन वैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर बिहेवियर सेम होता है, तो इनके ऊपर हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना है। अब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन सा करना है, इसलिए हम जनरलाइज करेंगे। तो बीवीए की वजह से हमें यहाँ पे पहले वाली रू के अंदर 10 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि 5 मिलेंगी हमें पहले वाले की वजह से और 5 मिलेंगी दूसरे वाले की वजह से। तो अब मुझे तो यही लग रहा था, लेकिन इस स्पेसिफिक में ऐसे हुआ हुआ है। अब इसकी सेंस नहीं बनती, सीधी सीधी बात है, इसकी सेंस नहीं बनती। मेरा ख्याल है सोल्यूशन में गलती है। क्योंकि हमने अभी तक जो भी बातें कवर की हैं, आ, 1 2 3 4 5 1 2, तो इन्होंने खाली ये क्यों, ये 100.1 क्यों डाला हुआ है खाली, ये नहीं मुझे समझ आ रही। ये मेरा ख्याल है सोल्यूशन में गलती है, क्योंकि बनता नहीं है, क्योंकि बिहेवियर डिफरेंट है ना। तो खैर, बीवीए को फिलहाल हम साइड पे रखते हैं। ईसीज के अंदर लेकिन काफ़ी क्लियर है कि वो ये 0.0 गलत लिखा हुआ है। इस सोल्यूशन में कुछ गलतियां हैं। इन्होंने बिना वजह की एक बाउंड्री वैल्यू भी लिखी हुई है, जबकि 50 और 0 का बिहेवियर सेम है। अब लाइक इसका कोई तुक नहीं बनता। खैर, लेकिन नीचे वाली रोज में इन्होंने फिर भी काइंड ऑफ नॉर्मल काम किया हुआ है। तो आप अगर नीचे वाली रो में देखो तो जो आपकी ईसीज हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज ली हुई हैं वो काइंड ऑफ समझ आती हैं, लेकिन अगेन मुझे लग रहा है कि ये सोल्यूशन बनाने में गलती हुई थी। ये इस तरह से बनना नहीं चाहिए था। तो ये 13.0 भी नहीं होना चाहिए था, कोई सेंस नहीं बनती इसके। तो ये जो कन्फ्यूजन थी इसका ये है कि मैं कहूँगा कि सोल्यूशन लू की गलत है। क्योंकि हमने बात सारी लाइक दूसरी एग्जांपल्स देखी, उसके अंदर तो ऐसा कोई मसला नहीं आ रहा था। खैर, आगे जो बात है, और क्या था इस सवाल के अंदर, और कुछ नहीं था। यही था कि बीवीए जो है वो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के साथ सही से काम नहीं कर पाता, जबकि इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आप काफ़ी इजीली काम कर पाते हो। तो जब आपने टेस्ट केसेस बनाने होंगे, लेट्स से आपको कहा जाता है कि बीवीए के साथ टेस्ट केसेस बनाओ, तो आप खाली उन वेरिएबल्स को टेस्ट कर पाओगे, और आपके जो बकाया दो वेरिएबल्स होंगे ना वो काइंड ऑफ बस लाइक नॉमिनल वैल्यूज के बीच में डैंगल कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हो कि एएफएस हमेशा मीडियम है। आईआर वैसे हमेशा मीडियम इसलिए नहीं कि उसमें मीडियम की ऑप्शन नहीं थी, तो उन्होंने कोशिश ये की है कि जितने लो हैं उतने हाई करना। लेकिन बेसिकली वो इग्नोर हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये इन्होंने पर्पस वगैरह लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने जीडीपी को टेस्ट किया इंडिपेंडेंटली, तो उसके टेस्ट केसेस बना लिए 0 1 50 99 100 100.1। उसके बाद ये उसके अच्छा हाँ मुझे समझ आ गई। उन्होंने आई गेस यहाँ पे जो बीवीए के अंदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज लिखी हुई है, उन्होंने एक सबसेट लिखा हुआ, उन्होंने सारा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सारा लिखेंगे जगह बड़ी ज़्यादा लग जाएगी। मुझे ये रैशनल समझ आती है, क्योंकि इधर सही लिखा हुआ है, वहाँ पे बिना वजह का उस तरह से लिखा हुआ है। खैर, तो क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ही मांगी ना, कोई भी दे दो। अच्छा, तो खैर, लूक मुझे अगर आया तो मैं तो सही लिख दूंगा, क्योंकि बनती सारी हैं। खैर, अच्छा, तो ये हमारा बीवीए और क्या नाम है, ईसीपी का सवाल हो गया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन था दूसरे सेक्शन का, उसके अंदर बस वैल्यूज़ डिफरेंट थी और कुछ खास फ़र्क नहीं था, उसके अंदर भी बेसिकली यही सवाल था। तो ये आपको प्रॉब्लली आना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा डिसीजन टेबल के बारे में ये सवाल आया हुआ था, ये बहुत इजी है, पॉज करके देखना, देख लो। लाइक कुछ समझाने वाला नहीं है इसमें। फिर से वही की है, कंडीशंस की बेसिस के ऊपर इफेक्ट्स दिखती हैं, और क्या है ये, लाइक बस यही है, सबसे आसान टॉपिक है ये। खैर, आगे ओपन बॉक्स यूनिट टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स हमने कर लिया। आ, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमें एक चीज़
कांस्टेंट है इन सारे मेथड्स के अंदर, वो है कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है? हम बेसिकली अपनी ना स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राफ्स के अंदर, ताकि हम कुछ एनालिसिस कर पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंस्ट्रक्शन। तो जो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो कि इफ़ के पास आती है, कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू है लेफ्ट पे चला गया, फॉल्स है लेफ्ट राइट पे चला गया। ये यूजुअली आप लेबल करोगे टी और एफ के साथ। आ, तो इस तरह से चलता जाएगा। वाइल के अंदर भी इसी तरह से लूपिंग हो रही है, फॉर वगैरह काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, इसके अंदर कुछ समझाने वाली बात है नहीं। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है और आपने उसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना था। तो पहली इंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने दो सब इंस्ट्रक्शन डाली हुई है, पहले पहले आप एक्स रीड करो फिर एन रीड करो। तो उसके लिए आपने एक नोट बना लिया, ठीक है? उसके बाद अभी तक कोई कंट्रोल फ्लो में फ़र्क नहीं आया, बस सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं, इसलिए टू उसके बाद सीधा सीधा आ जाएगा। अब टू जो है वो एक इफ़ कंडीशन है। तो अगर एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो आपने स्टेटमेंट थ्री पे जाना है, वरना आपने फोर पे जाना है। और जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी, इन दोनों ने कन्वर्ज करना है जे वन के ऊपर, क्योंकि एंड इफ आ गए। तो ये बस आपके सामने, ये काफ़ी सिंपल है। अब एक जो ट्रिक इन्होंने की हुई है बेसिकली, काफ़ी बार ये ऐसे करते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि स्विच केस ब्लॉक के अंदर ब्रेक नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केस टू के अंदर ब्रेक नहीं डाला हुआ, जिसकी वजह से अब वो केस थ्री वाले फ्लैग के अंदर भी घुस जाएगा, क्योंकि एक काइंड ऑफ गो टू की तरह काम करता है स्विच। इसके अंदर कोई इनबिल्ट इफ एल्स की तरह बिहेवियर नहीं है कि केस टू अगर वो केस थ्री पढ़ेगा तो फिर वो कहेगा नहीं ये तो मेरा केस नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। आपको एक्सप्लिसिटली ब्रेक डालना पड़ता है। अगर ना डाला हो तो वो उधर से ही सारा कंटिन्यू करना शुरू हो जाता है। तो हमारे क्विज में तो ये था, कोई भी ब्रेक नहीं डाला हुआ था, तो वो सारा ही चल जाना था। तो अगर केस वन होता तो वो वन टू थ्री, वो आगे क्विज की सोल्यूशन के अंदर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये एक चीज़ है, इसका ध्यान रखना है, अगर स्विच आ जाए तो ब्रेक डले हुए या नहीं डले हुए, इसको देखना। खैर, तो यही एक बस इसके अंदर चीज़ होती है ट्रिक करने के लिए, और कुछ इसमें है नहीं। आगे जो टेस्टिंग की के तरीके हैं, इनके साथ हम स्टेटमेंट लेवल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ब्रांच भी कर सकते हैं, पाथ और बेसिस पाथ कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट कवरेज ये है कि हर नोड कम से कम एक बार हिट हो जाए, बस, ठीक है? हम ऐसे मिनिमल अमाउंट ऑफ टेस्ट केसेस चाहते हैं जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस एटलीस्ट एक बार चल जाए। तो हम जानबूझ के देखते हैं कि कौन सा मिनिमल बन सकता है, ताकि हमें कम से कम टेस्ट केसेस में काम करना पड़े। क्योंकि टेस्टिंग के अंदर आप एक चीज़ बड़ी नोटिस करोगे कि हर चीज़ के अंदर कॉम्बिनेशन इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि आप बेसिकली वो टेस्ट नहीं कर सकते, और कभी कभी इन्फिनिट बन जाते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली कर ही नहीं सकता। तो हमारा हमेशा मकसद होता है कि हम टेस्ट केसेस कम से कम रखें, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव भी हों और ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बिहेवियर कैप्चर कर सकें। तो ये हमारे पास तीन टेस्ट केसेस बन गए इसके अंदर, ये रेड ब्लू ग्रीन। एक जिसके अंदर आपके पास, अब वो मैंने वो जो ब्रेक वाली में बात कर रहा था, देखो एक एक्सप्लॉइट की हुई है मैंने। तो मैं यहाँ पे चाहता तो मैं सीधा नोड 5 से नोड 8 पे भी एक डाल सकता था, लेकिन वो डालने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं 2 वाला केस लूँगा ना, तो उसके अंदर वो 8वां वाला नोड खुद ही विजिट हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेक नहीं डाला हुआ था। तो इससे मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि मुझे कम टेस्ट केसेस में सारा कुछ रन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ऑब्वियसली इसके अंदर नुकसान ये है कि ये उतनी रिलायबल चीज़ नहीं है, मतलब दिखने में लग सकता है कि सारा कुछ परफेक्ट है, जबकि काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ छुपी हुई हों। तो इसीलिए हम उसकी जगह काफ़ी बार पसंद करते हैं इसकी जगह 100% ब्रांच कवरेज। तो ब्रांच कवरेज के अंदर हम कहते हैं कि हर नोड की जगह ना हम हर एज यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है? कि कम से कम एक बार मैं हर ट्रांजिशन से गुजरा हूँ, ठीक है? तो जब भी कभी आपकी कंट्रोल फ्लो में कोई जंप आ रही है, इफ़ एल्स आ रही है, तो इसकी एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की, कि अगर आपके पास इफ़ कोई भी कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन रन हो रही है और यहाँ पे कोई और इंस्ट्रक्शन रन हो रही है। लेट्स से ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो ये इसका नोड बनेगा 1 2, मैं यहाँ पे राइट पे बना लेता हूँ, और 3। तो अगर ट्रू था तो वो पहले 2 पे जाएगा और फॉल्स पे जाएगा। तो मैं अगर इसको टेस्ट करना हो, ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन मुझे समझ आ रही है कि मैं एक ऐसा केस बनाऊंगा जिसके अंदर ये ट्रू है, एक है जिसके अंदर फॉल्स है। लेकिन
अगर मैं 100% स्टेटमेंट कवरेज करना चाह रहा हूँ ना, मैं इससे कर लूँगा मिनिमली, मेरे सारे नोड्स विजिट हो रहे हैं, लेकिन मेरी सारी एजेस विजिट नहीं हो रही, तो उसके लिए हम ब्रांच कवरेज करते हैं। अब ऑब्वियसली जो बनाने वाले थे स्टेटमेंट टेस्टिंग के, उनको पता था कि ये एक प्रॉपर्टी है, उन्होंने जानबूझ के एक ट्रेड ऑफ किया हुआ है, क्योंकि कभी कभी आप नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एजेस आ जाते हैं कभी कभी। तो ये कुछ कंसिडरेशंस होती है कि आपने कौन सा कब यूज़ करना। लेकिन यूजुअली स्टेटमेंट टेस्टिंग नहीं इतनी यूज़ होती। हमारे कोर्स के हवाले से ज़्यादातर हम बेसिस पाथ टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। तो आगे बात है, ब्रांच कवरेज के बाद आती है पाथ कवरेज के। तो पाथ कवरेज बेसिकली हर पॉसिबल इक्विवेलेंट बिहेवियर को सॉफ्टवेयर लेवल पे, वो इंस्ट्रक्शन लेवल पे ले गई है, ठीक है, कि आप हर पॉसिबल पाथ पे जाओ, आप खाली हर एज ना यूटिलाइज करो, आप हर पॉसिबल तरीके से हर एज को यूटिलाइज करो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या नाम है अपना, ठीक ठीक ठीक, आप देख सकते हो कि शुरू तो इनका काफ़ी सिमिलर है। अब कुछ ऐसे पाथ होंगे जो ट्रू वाले में जाएंगे, कुछ जो होंगे जो फॉल्स वाले में जाएंगे। ये एक कह लो फॉर्क है, ठीक है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इफेक्टिवली डबल हो गए, क्योंकि बाद में जाके तो कन्वर्ज ही हो रहा है, लेकिन अब चूंकि वो पाथ का शुरू डिफरेंट था, चाहे आपका आगे से सारी जर्नी सेम हो, अगर शुरू डिफरेंट था, अब ये डिफरेंट पाथ्स बन गए। तो हम इस तरह से ना छोटे छोटे हिस्सों में लेके जाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे फॉर्क आया था, अब यहाँ पे एक और फॉर्क आया है जिसकी वजह से ये वाला 3 ब्रांचेस में चला गया, ये वाला 3 ब्रांचेस में चला गया। तो ये जो 3 था, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एक्चुअल ब्रांचेस होंगे, ये कि 6 बन रहे हैं। तो इधर भी यही चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस आती हैं नीचे, ऊपर 2 ऑप्शंस थे और बाद में जाके कन्वर्ज कर जाते हैं। तो उन 2 फॉर्क हुई हुई चीज़ों को कन्वर्ज होने के बाद फिर से 4 ऑप्शंस मिलती हैं और वो फिर से 4 बार स्प्लिट होते हैं, तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई होता है। अब ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन आ गई तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है बहुत जल्दी, नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब हम एज अ ह्यूमन अगर मैंने टेस्ट करना हो ना, मैं प्रॉबली ऐसे ही करूँगा कि मैं हर पॉसिबल पाथ को देखूंगा। तो ओ ये अभी तक यहाँ पे खुला हुआ, खैर अच्छा। आगे एक और मसला इसमें लेकर आता, लूप्स का। तो अगर आपके पास ये है, ठीक है, इसके अंदर मसला ये आता है कि अब नंबर ऑफ पाथ्स अगर हम देखें, इसको भी भूल जाओ, हम एक सिंपल तरीन लूप लेते हैं जो यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है ना, वाइल लूप, ठीक है। इसके अंदर कितने पाथ्स हैं? अब इसके अंदर एक पाथ तो मैं बना सकता हूँ जिसके अंदर लूप की बॉडी स्किप हो गई है, ठीक हो गया। एक मैं पाथ बना सकता हूँ जिसके अंदर इसने एक बार चक्कर लिया और ये फिर निकल के यहाँ पे आ गया। अब मैं एक और ऐसा बना सकता हूँ जिसने 2 बार चक्कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आ गया। एक और बना सकते हूँ जिसने 3 बार चक्कर लिया है यहाँ पे और उसके बाद के। अब ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा पैटर्न कि इन्फिनिट पाथ्स बनता है, ठीक है, जब भी इस तरह लूप आ जाए। तो आप कभी भी 100% पाथ कवरेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पाथ कवरेज रिलायबल नहीं काम करती जब लूप्स आ जाएं, तो उसके हल के लिए ना बेसिस पाथ कवरेज का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब उसके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पहले समझना, वो है साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी एक आइडिया है कि आपके पास बेसिकली, इधर मैं जब देख रहा था उस पुरानी पेंट वाली एग्जांपल के अंदर, हमें पता है कि एक्चुअली खाली 2 केसेस बनते हैं, एक जिसके अंदर लूप लिया था, एक जिसके अंदर नहीं लिया था, ठीक है। एक्चुअली बस यही 2 टेस्ट केसेस काम के हैं, वरना कुछ इतना मैटर नहीं करता। तो साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी हमें एग्जैक्टली यही चीज़ बताती है कि कितने अनएक्सपेक्टेड जंप्स आ रहे हैं, कितने डिफरेंट यूनिक पाथ्स बन सकते हैं, मीनिंगफुल पाथ्स बेसिकली, ठीक है। तो हमें पता है कि एक तो ये वाला पाथ इंपॉर्टेंट था और एक ये वाला पाथ इंपॉर्टेंट था। अब इसके अंदर जो मल्टीपल चक्रों वाले पाथ हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी 2 के बराबर होनी चाहिए। तो एक्चुअली अगर हम काउंट करने बैठे ना, तो अगर मैं इसके अंदर स्टार्ट नोट डाल दूं, क्योंकि बिना वजह की एक एज डली हुई है, मैं एज रिमूव कर दूं कि ताकि एक प्रॉपर ग्राफ बन जाए। लेट्स से ये आपका ग्राफ है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो इसके अंदर एजेस पहले गिनते हैं कितनी है, 3 एजेस हैं। नोड्स गिनते हैं, 3 नोड्स हैं। तो
इसकी साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी हमारे पास आती है 2। ये फॉर्मूला है बेसिकली। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला ऐसा क्यों है, सबसे अच्छी एग्जांपल है, आप एक लिनियर चीज़ लो, इसके अंदर एजेस एक है, नोड्स 2 हैं, तो अब अगर इसकी मैं साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकालूं जो मेरे ख्याल में एक बननी चाहिए, तो वो बनती है e-n+2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1-2+2। ठीक है, तो बेसिकली लिनियर केस के अंदर इसके अंदर आपको खाली 1 मिल रहा है, और जब भी ब्रांचिंग आ जाती है ना, एक एक्स्ट्रा पाथ आ गया, तो ये ई बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अब हो सकता है कि ये वाली जो एक्स्ट्रा एज आई थी वो लूप हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी लूप हो या ना हो, आपको एक रिलायबल चीज़ देगी। ठीक है, जो आपको बता रही है कि कितने मीनिंगफुल पाथ्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम इसको थोड़े नेस्टेड लूप के सिनेरियो में अप्लाई करने की कोशिश करें, तो इसके अंदर इंट्यूटिवली हमें पता है कि, चलो वो हम अभी बाद में बात कर रहे थे, पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी हमें कुछ यूजफुल बता रही है। अब उसका यूज़ क्या है? बेसिकली बेसिस पाथ टेस्टिंग थोड़ी सी ना एलए से इंस्पायर्ड है। लिनियर अलजेब्रा के अंदर हमने वेक्टर स्पेसेस की बात की थी कि आपके पास एक एक्स वाई वेक्टर स्पेस है, जिसके अंदर इसकी वेक्टर बेसिस है लाइक आई और जे। ठीक है, इस तरह से करके, और ये था 1-0, ये था 0-1, इस तरह से जो हैट वेक्टर्स होते थे। इसी तरह से हम एक और वेक्टर स्पेस में जा सकते हैं, जिसके अंदर आ, आपकी बेसिस वेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। तो थोड़ा सा शायद आपको याद आ रहा हो, आई मीन 2 साल हो गए हैं बनता, बट वेक्टर बेसिस का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और हमने बेसिकली स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक लिनियर कॉम्बिनेशन में इनके हर किस्म का वेक्टर रिप्रेजेंट हो सकता है इस वेक्टर स्पेस का। तो 3-2 अगर मैंने रिप्रेजेंट करना हो, मैं इनके एक लिनियर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब उन्होंने ना उसी आइडिया को लिया, और उन्होंने कहा कितना मजा आए अगर हम इस तरह की ना कोई फंडामेंटल ब्रांचेस निकाल पाए जो पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन करती हैं, जिसके अंदर वेक्टर स्पेस आपकी तमाम पॉसिबल पाथ्स हैं, वो जो इन्फिनिट पाथ्स बन रहे हैं लूप्स की वजह से। तो इसकी बेसिक लाइक थ्योरी ये थी पीछे। तो अब ये करना कैसे है? अब स्पैनिंग इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है। स्पैनिंग इसके अंदर ये है कि क्या, आ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये ये आपके पास एक लूप है। अगर मैं ना इस पाथ को लेता हूँ, और हमें लूप ब्रेक डाला ही नहीं, लूप ब्रेक भी डाल देता है ये लोग। ये एग्जिट है इसका। ठीक है, और ये इस तरह से चल रहा है। तो लेट्स से मैं एक पाथ लेता हूँ ये वाला, इसको मैं कह रहा हूँ अपना P1। मैं कहता हूँ यार ये P1 जो है ना, ये P2 को स्पैन करता है। इसका बेसिकली मकसद मतलब ये है कि स्ट्रक्चरली इसके अंदर कोई खास ऐसी बात नहीं है जो P1 के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये बस स्पैनिंग का इसके अंदर कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर दिया, इंट्यूटिव बना दिया, वरना तो हमारा वो मैथ का होता था कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं नहीं। इन्होंने बेसिकली उसको उस तरह का आइडिया बनाने की कोशिश की है, लेकिन एग्जैक्टली ये मैथमेटिकली फोकस्ड नहीं है, ये बस काइंड ऑफ वाइब्स बेस्ड है। तो इस तरह से ये बात है। अब लिनियर इंडिपेंडेंस इसी तरह से है कि ये दोनों ना लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि P1 स्पैन्स P2। तो बेसिस सेट ऐसा होता है जो लिनियरली डिपेंडेंट भी हो और पूरी स्पेस को स्पैन करता हो। अब हमारे केस के लिए, अब हम एलए से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं और वापस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ रहे हैं। तो हमारे केस के अंदर कुछ कोइंसिडेंसेस हैं। उनमें से एक ये है कि साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो आपको मिनिमल स्पैनिंग सेट का साइज बता देती है। ठीक है,
अब अगर हमने निकालने हो तो ये किस तरह से निकालेंगे, बेसिस पाथ क्या कैसे निकालेंगे? तो आपने ना सारा कुछ भूल जाना, ये जो मैंने थ्योरी बोली है, आप बस खुद बताओ क्या होगा। हम एक केस ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर आउटर लूप नहीं लिया जा रहा, एक लेंगे जिसके अंदर आउटर लूप लिया जा रहा है लेकिन इनर लूप नहीं लिया जा रहा, एक ऐसा लेंगे जिसके अंदर इनर लूप भी लिया जा रहा है। अब स्ट्रक्चरली इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो हर किस्म का केस हो जाता है, बस वो यही है कि आपने चक्कर ज़्यादा काट लिए। तो सिर्फ यही है यहाँ पे। तो जितना मैं वो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड बता रहा था, मेरा बस मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि हम क्यों एग्जैक्टली सीसीटी जितने बना रहे हैं पार्ट्स, ठीक है, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो आपस में ओवरलैप किस हद तक कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होगी बेसिस पाथ कवरेज। अब हमारा जो क्विज था वो काइंड ऑफ इसी तरह से था। उसके अंदर ये एक इफ का केस दिया हुआ है कि इफ अरे एलिमेंट जो करंट एक लूप लगा हुआ है, ठीक है, उस लूप के अंदर देख रहे हैं कि जो करंट एलिमेंट है अगर ये इवन है ना तो पैरिटी 0 सेट कर दो, अगर इवन नहीं है तो पैरिटी 1 सेट कर दो, ठीक है। तो पैरिटी की डिफरेंट वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर उसने कुछ आउटपुट्स दी हुई हैं, और उसने ब्रेक्स नहीं डाले हुए, तो ये एक्चुअली सारे ही चल पड़ेंगे। तो अब अगर इसकी हम बनाने की कोशिश करें कंट्रोल फ्लो डायग्राम, तो कुछ इस तरह से बनती है। आप खुद ट्राई कर लेना, फिर कंपेयर कर लेना। ठीक हो गया। अब इसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी 5 बनती है, और वो 5 केसेस क्या हैं, वो ये है, एक जिसके अंदर आपने ये लूप लिया था, हम अब खाली कोड देख के बता सकते हैं, हमें वो डायग्राम्स वगैरह में पढ़ने की जरूरत नहीं है, काइंड ऑफ कॉमन सेंस की तरह, ठीक है। ये हमारा कोड है ना, ये सिंपल सा वाइल लूप है। एक तो केस है जिसके अंदर आप इसकी बॉडी में गए, एक थे जिसके अंदर नहीं गए। लेट्स से एक बात हो गया जिसके अंदर आप सीधा इधर आ गए, ठीक है। अब एक केस था जिसके अंदर आप अंदर आ गए हो, अब उस केस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, उस सेट ऑफ केसेस को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर भी काफ़ी सारी मल्टीपल केसेस बन रहे हैं इफ एल्स वगैरह की वजह से। तो एक है जिसके अंदर इफ चल गया था और उसके बाद आप छलांग मार के यहाँ पे आ गए थे स्विच पे, और आप फिर स्विच के ऊपर केस 0 था जिसकी वजह से आप सारा कुछ रन करके यहाँ पे पहुँच गए थे, और आप फिर लूप की बॉडी का एक चक्कर काट लिया। अब हम लूप्स के अंदर हम यूजुअली यही करते हैं, खाली एक इटरेशन तक टेस्ट केस लिखते हैं, या दो ज़्यादा। तो हम कहते हैं कि यहीं पे लूप ख़त्म हो गया था कंडीशन चेक होने के बाद, तो ये एक पाथ बन गया हमारा, ठीक है। दूसरा पाथ हमारा इस तरह से बन सकता है कि अब हम लूप की बॉडी में गए हैं लेकिन अब हम एल्स वाले पाथ में चलेंगे, ठीक है। और एल्स वाले पाथ में केस 0 में तो जा सकते हैं लेकिन पहले ही चले गए में तो अब हम 1 में चले जाते हैं, या फिर चलो चले ही जाते हैं वगैरह, इस तरह से करके, ठीक है। यूं आप करते जाओगे ना तो आपको ये केसेस बनाओ, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ऐसे किया कि उन्होंने पहले फिक्स कर दिया कि आप लूप ले रहे हो और ट्रू था, गिवन दिस, इसको अभी हम भूल गए, ये कुछ भी नहीं है, लिनियरली चल रहा है, हम खाली इस डब्बे को देखते हैं। तो इसके अंदर हमें हमें पता है तीन तीन पार्ट्स बन रहे हैं, सिंपल हमें नजर आ रहा है कि बनने चाहिए। तो केस 0 और केस 1 जो है, आ, और साथ डिफॉल्ट वैल्यू जो है, उसके लिए हमने केसेस लिखने की कोशिश की है। ये 2 3 4 और 5 जो है, 2 को मिस कराओ, 3 4 और 5 जो है, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन नंबर्स है ना वो इसके साथ कोरिलेट करते हैं। अब 2 के अंदर बस फ़र्क ये है कि उन्होंने ना साथ खाली एक चीज़ चेंज किया, कि उन्होंने ना शुरू में ट्रू लेने की जगह एल्स ले लिया, और उसके अलावा एक केस ऐसा है जिसके उन्होंने लूप लिया ही नहीं हुआ। तो इस तरह से उसने कहा है कि यार देखो नीचे वाली चीज़ तो सारी उस तरह से रहनी है, तो फ़र्क क्या पड़ता है, आप इसको एक लिनियर कॉम्बिनेशन में स्पैन करवा सकते हो, तो इसलिए इस तरह से है, उन्होंने ये कहा हुआ। अच्छा, तो उसके अलावा अब ये थोड़ा सा लूज आइडिया है, ये बेसिकली लाइक इतना मैथमेटिकली ओरिएंटेड नहीं है जितना बनना चाहिए, और ये इसका हमेशा एक ही आंसर होता है। तो ये हमेशा तो नहीं, वैसे कुछ केसेस हो सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल बेसिस पार्ट्स हों, लेकिन यूजुअली आपको एक ही आंसर मिलेगा इसका। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी सबसे पहले निकालनी है इन सवालों के अंदर, उसके बाद आपने कोड को गौर से देखना है, और आपने देखना है कि टेकन नॉट टेकन वाले कितने पार्ट्स बन रहे हैं, आपने रीजन्स आइसोलेट करने हैं,
इनर मोस्ट को सबसे पहले देखो ज़्यादा ईजी हो गया। तो इन्होंने जिस ऑर्डर में किया हुआ मैं इसके उल्टे ऑर्डर में करता कि मैं 3 4 और 5 पहले लिखता, फिर मैं 2 और फिर मैं 1 पे जाता। मेरा ख्याल है उस तरह से आप एक लॉजिकल तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक सेंसिबल तरीके से कर सकते हो, वरना शायद दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाए। पता नहीं, शायद दोनों तरीके सही हैं। आगे उन्होंने बस उसके टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं कि किन केसेस की वजह से ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलेंगे। तो ऐसे ही है बस आगे। अच्छा, आगे हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास यूजुअली ये बात है कि चलो अब हमें टेस्टिंग भी आ गई, हमें डिज़ाइन भी आ गया है, हमें सारा कुछ आ गया है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट में, कितने पैसे लगेंगे। अब इन सब के लिए आपको एस्टिमेट्स चाहिए होंगे, और आपको एस्टिमेट्स के लिए अपने सिस्टम को डीकम्पोज करके थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अब डीकम्पोजिशन के दो तरीके हैं। एक तो है बाय प्रोसेस और एक है बाय प्रॉब्लम। बाय प्रॉब्लम हम काइंड ऑफ कर चुके हैं पहले। हम जब फंक्शनल डीकम्पोजिशन करते थे वो यही थी कि बाय फंक्शनैलिटी बाय प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। बाय प्रोसेस हमने अभी नहीं देखा। तो बाय प्रोसेस जो होता है ना उसको कहते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर यही है कि आप प्रोजेक्ट को फेजेस में बांट लेते हो, उन फेजेस को स्टेप्स में बांट लेते हो, स्टेप्स को एक्टिविटीज में बांट लेते हो, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपकी एक हायरार्की बन जाती है और एक सीक्वेंस बन जाता है। आ, इनमें से कुछ फेजेस पैरेलल में भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा बाद में भी देख लेते हैं कि पैरेललिज्म किस तरह से होता है इसमें। लेकिन ये आया था सवाल एक क्विज के अंदर कि एक बड़ी सी टेक्स्ट वॉल दी हुई है और आपसे कहा हुआ है कि ये पढ़ो और फिर हमें बताओ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है। तो ये इसका आंसर इस तरह से है। मैं बस ये दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आंसर किस तरह का दिख सकता है, वरना पढ़ना तो आपको भी आता है। तो मैं पूरा वो सब समझा के नोट पैड पे करने के टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि सीधा दिखा दूँ कि किस किस्म की आपसे चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है। आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस तरह से हो कि फेज़ 1 जैसे है ना उसके अंदर आप किस ओवरऑल चीज़ को, किस मसले को सॉल्व कर रहे हो। आप कर रहे हो फिजिबिलिटी को डिटरमिन कर रहे हो। ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी के रिलेटेड जो आपकी प्रेपरेटरी काम है वो आ जाते हैं, कॉस्ट वाली चीज़ें और इस तरह की चीज़ें। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना कुछ है नहीं इसमें। तो आगे चलते हैं। अब आपके पास ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आ गया है। इसके अंदर जो सीक्वेंस है इसके अंदर वो उतना अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा होता है। जब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो इन्यूमरेशन हुई है, ये लिनियर के लिए समझ आती है। लेकिन कभी कभी आपका पैरेलल में भी होता है, तो उन केसेस के अंदर आप ग्राफ्स यूज़ करते हो। तो ये एक एक्टिविटी ऑन एज ग्राफ है जिसके अंदर आपके पास नोड जो है ना वो माइलस्टोन्स हैं कि आपने क्या अचीव कर लिया, क्या आपके पास अपने वर्क की आउटकम क्या आई है बेसिकली। वो राइट साइड पर उन्होंने उसकी की दी हुई है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो कि 1.1 और 1.2 पैरेलल में हो रहे हैं। ठीक है। 1.1 को अचीव करने के लिए सर्वेइंग कर रहे हैं, 1.2 को अचीव करने के लिए परमिट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो एजेस हैं उनके ऊपर लेबल्स लिखे हुए हैं कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है, और जो नोड्स हैं वो बता रहे हैं कि इस एक्टिविटी के बाद आपको आउटकम क्या मिलेगा। अभी जो डॉटेड लाइन है 1.1 और 1.2 के दरमियान, वो बेसिकली ब्लॉकिंग दिखा रही है कि 1.1 आगे नहीं जा सकते जब तक 1.2 नहीं हो जाता। ये इतना मैटर नहीं करता। ये मिस कराओ बेशक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नोटेशनल डिफरेंसेस आते रहेंगे ऑथर टू ऑथर। ज़्यादा रेलिवेंट ये चीज़ है कि आपको पता हो कि हो क्या रहा है। इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना एक्टिविटी ऑन एज ग्राफ से, वो है एक्टिविटी ऑन नोड ग्राफ। और हाँ वैसे ये भी है इसके अंदर कि आप साथ वेट्स लिख लेते हो कभी कभी कि एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी, आप उसको क्या नाम है टाइम दे देते हो। अच्छा, तो एक्टिविटी ऑन एज ग्राफ के अंदर ड्यूरेशंस लिख लेते हो। उसके अलावा जो असल चीज़ है हमारे लिए एक्टिविटी ऑन नोड ग्राफ, इसके अंदर काफ़ी सिंपल है। बस ये एक किस्म का प्रेसिडेंस ग्राफ है। ठीक है, कि इससे पहले क्या होना चाहिए, इससे पहले क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग से हो रहा है। अब उसके बाद पैरेलल में एनालिसिस और डिज़ाइन ए, बी और सी, तीन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर पैरेलल में एनालिसिस और डिज़ाइन डिफरेंट टीम्स करेंगी, लेट्स से। ठीक है। और बाद में उन दोनों की कंबाइंड एफर्ट की बेसिस के ऊपर आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए हो रही है। इस तरह से कुछ हो सकता है। तो ये भी काइंड ऑफ ब्लॉकिंग बिहेवियर है। अच्छा, तो ये हमें प्रेसिडेंस का आइडिया समझ आ गया किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का। तो आगे जो आती है चीज़ वो गैंट चार्ट होती है। गैंट चार्ट्स जो तो होते हैं ना वो बेसिकली एक्टिविटी आपकी रो है, एक्स एक्सिस आपका टाइम है,
और आपने बस प्लॉट करना है कि कितनी देर से कितनी देर आपका एस्टिमेट क्या है कि ये काम हो रहा होगा। तो एक सिंपल सा टाइम चार्ट होता है। अब कुछ लोग पागल हुए थे इस डायग्राम को देख के कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रही, ये क्या है, ये क्या है। बेसिकली ये अगेन गैंट चार्ट बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका ये है जो यहाँ पे बना हुआ है। आप नीचे बॉटम पे देख सकते हो, एक की डिफाइन हुई हुई है, एक लेजेंड सा है। उसके अंदर लिखा हुआ है कंप्लीटेड ड्यूरेशन फ्लोट क्रिटिकल स्लिपेज स्टार्ट टास्क और फिनिश टास्क। तो स्टार्ट टास्क और फिनिश टास्क बेसिकली आपको बता रहा है कि आपकी इंटेंशन क्या थी, कि आपने कब काम शुरू करना है और कब काम ख़त्म करना है। स्लिपेज बेसिकली है कि उस प्लान से कितना हट गए थे आप। सही है। तो और ये डॉटेड लाइंस बेसिकली बता रही है कितना वो स्लिपेज, और ये कनेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी वाली स्लिपेज है, स्टार्ट वाली है या एंड वाली है। तो ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन है वो बता रही है कि आज क्या दिन है। उसके अलावा वो क्रिटिकल बेसिकली बता रहा है कि ये क्रिटिकल पाथ से बिलोंग करती है। वो क्रिटिकल पाथ वगैरह बाद में बता देंगे। um, खैर, तो उसके अलावा कुछ और ख़ास इसमें है नहीं। ठीक है। स्लिपेज का ही कॉन्सेप्ट था कि कभी कभी हम स्लिपेज को इग्नॉलेज करते हैं, वरना ये यूजुअली जो आप गैंट चार्ट देखोगे ना, वो बस इस तरह के सिंपल से डब्बे बने होते हैं और बस वही है। अच्छा, आगे एक और चीज़ है क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट बार चार्ट। अब सीपीएम बार चार्ट्स जो हैं उनका मेजर पर्पस यही है कि आपकी जब क्रोनोलॉजी डिफाइन हो गई है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, आपने फिर देखना होता है कि कौन से वालों के ऊपर आपके पास फ्लोटिंग डेज हैं और कौन से हैं जिनके पास फ्लोटिंग डेज नहीं है। तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के काम हैं और उन कामों ने मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी रो के अंदर जो काम है ना, वो इमीडिएटली यूज़ होना था तीसरे और चौथे में। तो वो इसीलिए ना, जो उसके और उसको जो एलोकेटेड टाइम दिया हुआ है ना, वो पूरा पूरा है। मतलब ये नहीं है कि उसके पास थोड़ी सी लीवे है, कि एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा है, कि ये दिया दिया पूरा हफ्ता हुआ है लेकिन एक्चुअली 2 दिनों का काम है, ये है भी पूरे हफ्ते का काम। लेकिन आप नीचे देख सकते हो ये इंटरफेस टेस्टिंग वाली रो के अंदर कि टाइम काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है लेकिन काम खाली 2 दिनों का है, और बकाया सारे फ्लोटिंग दिन आगे। तो वो आपके क्रिटिकल पाथ में नहीं आ रहे। तो इस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा आप टाइम के शॉर्ट हो। ठीक है। कौन से ज़्यादा टाइम सेंसिटिव काम है, कौन से ज़्यादा क्रिटिकल है कि ये एग्जैक्टली स्केड्यूल पे होने चाहिए, वरना आगे वाला सारा खराब हो जाएगा काम। तो ये सीपीएम बार चार्ट होता है। अब यहाँ पे एस्टेरिस्क ऑब्वियसली क्रिटिकल पाथ शो कर रहा है और अंडरस्कोर्स जो है वो एस्टिमेटेड टाइम शो कर रहा है उस काम का जो क्रिटिकल पाथ में नहीं है। अब एक और ये आप देख सकते हो कि आप क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई हम विजुअली भी कर सकते हैं इस तरह से सीपीएम बार चार्ट से। लेकिन उसके अलावा एक और तरीका भी है जो आपसे एक्सपेक्टेड होएगा कि आप पेपर में करो, और वो आपने देखा ही होगा, वो एक्टिविटी और नोड ग्राफ से। तो आपको इस तरह से ना एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी कि ये एक्टिविटीज़ है मेरे पास कोई 8-9, और ये इनका ऑर्डर है और ये इनकी ड्यूरेशन है आपस में, कि कितना कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको विजुलाइज करना। विजुलाइज किस तरह से करना है, ये जो अब नोड्स है ना, ये अब थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। ये जो नोड्स है ना, आप बॉटम लेफ्ट पे देख सकते हो उसकी की कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक्टिविटी का नाम दरमियान में लिखा हुआ है। अब ऊपर वाली रो के लेफ्ट साइड पे जो आप देख सकते हो, वो लिखा हुआ है ES। वो है अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम। ठीक है। कि आप सबसे पहले कब कर सकते हो। तो अब अगर कोई चीज़ ब्लॉक हो रही है कि यार किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है, तो वो सिर्फ तभी शुरू हो पाएगी जब पिछली चीज़ खत्म हो गई होगी, तो वो अर्ली स्टार्ट होएगा उसका। इसी तरह से अर्लीस्ट फिनिश है। अर्लीस्ट फिनिश ये है कि अगर आपने अर्लीस्ट स्टार्ट ले लिया है और आपने एग्जैक्ट टाइम में पूरा कर लिया है, तो वो आपका अर्लीस्ट फिनिश है। ठीक है। जो मिनिमल टाइम रिक्वायर्ड था उस टास्क को पूरा करने में। लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट पॉसिबल स्टार्ट ये है कि आप सारा सिस्टम खराब किए बिना कौन सा टाइम है जिसके अंदर आप कौन सा ऐसा टाइम है जिसके ऊपर आप शुरू कर सकते हो और कोई मसला ना हो बेसिकली। ठीक है। ऐसा कौन सा लेटेस्ट टाइम। और लेटेस्ट फिनिश ये है कि आपको ये डेडलाइन है बेसिकली उसकी लेटेस्ट फिनिश। ठीक है। बॉटम पे ड्यूरेशन आ गई है और टॉप पे जो लिखी हुई है वो स्लैक टाइम है। ठीक है। अब हम इनिशियलाइज इसको इस तरह से करते हैं कि हमने ड्यूरेशन तो देख ली है, हमें दी हुई थी, और हमें प्रेसिडेंस भी दी हुई है कि B डिपेंड्स ऑन A, G डिपेंड्स ऑन A,
उसके अलावा आपको ये बताया हुआ है सी डिपेंड्स ऑन बी एंड एच, यहाँ पे लिखा हुआ। तो उसके लिए आपने बस ग्राफ बना लिया, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं। आ, अब आपने करना ही है कि सबसे पहले आपने, ऑब्वियस चीज़ है, ए की इन डिग्री 0 है, मतलब पहला काम जो बनता है वो ए बनता है। ठीक है। व्हाट इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम यू कैन स्टार्ट ए? उसका आंसर बहुत सिंपल है, आज ही, है ना? तो इसलिए 0 है उसका आंसर। तो टी इक्वल 0 के ऊपर ए शुरू हो सकता। और व्हाट इज द अर्लीस्ट पॉसिबल फिनिश? वो ये है कि हमें पता है कि 20 यूनिट्स ऑफ टाइम लगने हैं, तो अर्लीस्ट पॉसिबल फिनिश 20 यूनिट्स ऑफ टाइम के बाद है। ठीक है। अभी तो कोई खास बात नहीं हुई। अब इससे आप देखो, बकाया सब का जो अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट है वो रिलाई कर रहे हैं कि ए पे ए कंप्लीट होगा तो ही हो सकता ना। तो ए का जो अर्लीस्ट पॉसिबल फिनिश है वही बी का अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट है। तो आगे हम चलते जाएं, तो जी का आप देख सकते हो कि जो हमने अर्लीस्ट फिनिश निकाला है उसकी बेसिस के ऊपर एज का अर्लीस्ट स्टार्ट डिफाइन हो रहा है। अब मसला तब आता है जब आपके पास मल्टीपल एरोज अंदर जा रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सी है, उसके अंदर बी का भी एरो जा रहा है और एच का भी एरो जा रहा है। तो इनके मैं लिख तो लेता हूँ इस तरह से कि इनके अर्लीस्ट पॉसिबल फिनिश क्या है। अब सी का क्या बनता है? अब ऑब्वियसली ये दोनों पे डिपेंड करता है, तो जो ज्यादा लेट खत्म हो रहा है उसका अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट वही होगा। ठीक है। और आगे अर्लीस्ट फिनिश उसी तरह से चलता जाएगा। इसी तरह एफ है। अब एफ के अंदर अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट ई की वजह से ना ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो वो 90 बन जाएगा। और इस तरह से हमें टोटल टाइम पता चल गया। अब हमने ना यही चीज़ उल्टी करनी है। अब व्हाट इज़ द लेटेस्ट पॉसिबल फिनिश, हम इसको हार्ड कोड करते हैं 130 पे, जो लास्ट नोट था, फिनिश वाली स्टेज। अब इसको उल्टा चलाएंगे हम। हमें पता है कि लेटेस्ट पॉसिबल स्टार्ट क्या था, अब वो अगले का लेटेस्ट पॉसिबल फिनिश बन जाएगा। ठीक है। और इस तरह से चलता जाएगा। अब बस फर्क ये है कि जब मल्टीपल एरोज का केस होएगा, जैसे यहां पे आ रहा है, एज को, एज से दो एरोज निकल रहे हैं, तो जब हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं इस तरह से, तो अब इसके अंदर उल्टा सीन है। पहले हम मैक्स लेते हैं, हम मिन लेंगे कि ई को चाहिए कि कम से कम टी इक्वल 70 तक हो गया हो। तो सी को चाहे बाद में भी चाहिए ई को, लेकिन अभी चाहिए। तो इसीलिए ई की बात मानी जाएगी और ई के लिए कम से कम 70 तक खत्म करना है उसने, एज ना। इस तरह से चलता जाएगा। और एंड पे ना आपने स्लैक टाइम्स निकाल लेने। अब स्लैक टाइम्स कैसे निकालेंगे? स्लैक टाइम का फॉर्मूला टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। बेसिकली अवेलेबल टाइम माइनस रियल टाइम, इसका एक फॉर्मूला बनता है, या फिर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, या फिर लेटेस्ट एंड टाइम माइनस अर्लीस्ट एंड टाइम। ये सारे इसी के फॉर्मूले हैं, सारे हमेशा एक ही आंसर देंगे। तो आप देख सकते हो, अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, कुछ ऐसे नोड्स हैं जिनका स्लैक टाइम 0 है, ये हमारा क्रिटिकल पाथ फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। बकाया सारे नॉन क्रिटिकल है, उसके अंदर स्लैक टाइम है हमारे पास बी 30 यूनिट्स ऑफ टाइम एक्स्ट्रा है, उसके ऊपर कोई इतना कोई खास रिलाई नहीं कर रहा, तो वो थोड़ा लेट भी शुरू कर ले, उसकी मर्जी है। इस तरह से आ जाता है। अब इस तरह से हमने क्रिटिकल पाथ निकालना हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी मैम ने तो अपने तीनों सेक्शंस को क्विज में ये दिया था। अब बकाया टॉपिक्स ऐसे हैं, एक टॉपिक एक सेक्शन को दिया है, एक टॉपिक एक सेक्शन को दिया, अगर तीनों को देनी है प्रॉब्लली पेपर में आना होगा। तो आगे प्रोजेक्ट टेबल है, ये सिंपल सा आइडिया है, ये आई डोंट थिंक मैटर करता है। ये बस ये है कि देखो, एक लॉग है, एक लाइव लॉग है, जिसके अंदर हम प्लान स्टार्ट और एक्चुअल स्टार्ट कर रहे हैं, प्लान कंप्लीट, एक्चुअल कंप्लीट, असाइन पीपल, एफर्ट एलोकेटेड, और इस तरह से हम चलते जा रहे हैं। तो ये बस एक लाइव लॉग का कॉन्सेप्ट है कि आप मेंटेन करते रहो। अच्छा, आगे है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट, वो है कि अब इन सब चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ये जो सारी एक्टिविटीज़ थी, इन सब के अंदर हमें एस्टिमेटेड टाइम पहले का मिल रहा था, है ना? वो कहाँ से आ रहा होगा? वो भी तो हमने ही करना ना। तो अगर आपने कभी भी किसी सॉफ्टवेयर के पीस की टाइम या कॉस्ट को एक एम्पेरिकल तरीके से एस्टिमेट करना हो, हवा में तुक्का मारने की जगह, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसके लिए एफर्ट एस्टिमेट करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और एफर्ट कैसे पता चलेगी? साइज से पता चलेगी। तो साइज को मेजर करने के कुछ फॉर्मल तरीके हैं
कि किस तरह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अभी प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन हम तुक्के मार सकते हैं किस तरह का साइज होगा और इसकी बेसिस के ऊपर टाइम और कॉस्ट की एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले किलो लाइंस ऑफ कोड, किलो बेसिकली वही है कि 1000, तो एवरी 1000 यूनिट्स ऑफ कोड की बेसिस के ऊपर हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम फंक्शन पॉइंट्स की बेसिस पे देख सकते हैं और ऑब्जेक्ट पॉइंट्स की बेसिस पे देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट्स कट गए, वो कोकोमो 2 के अंदर था, वो आपने देखा ही होगा, पीटी नेट्स और कोकोमो 2 कट गया। तो हम खाली पहले दो की बात करेंगे। तो किलो लाइंस ऑफ कोड वगैरह के लिए आपको सबसे पहले तो अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स जो होंगे ना उनको तोड़ के ना रखना होगा। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, यहाँ पे इन्होंने लग रहा है कोई ग्राफिक्स रिलेटेड 3D सॉफ्टवेयर शायद बना रहे हैं, कोई जियोमेट्री वगैरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो आ, इन्होंने अपने सारे मॉड्यूल्स को डिवाइड कर लिया और उन सब के एस्टिमेटेड लाइंस ऑफ कोड बेसिकली एक्सपर्ट्स बिठा के तुक्के मारे हैं। ठीक है। अब उन तुक्कों के अंदर ना कुछ आपके पास होंगे बेस्ट केसेस, कुछ होंगे ऑप्टिमिस्टिक केसेस, कुछ होंगे पेसिमिस्टिक और कुछ होंगे मोस्ट लाइकली यही ऑप्शन है, लेकिन इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो हमारे पास जो दो बाउंड्री एस्टिमेट्स होंगे ना, और जो आपका मीन होगा, बेसिकली जो सेंट्रल आइडिया है कि ज्यादा चांस है कि यार इधर ही होगा, आप उसका एक वेटेड सम लेते हो बेसिकली। आप मोस्ट प्रोबेबल को सबसे ज्यादा वेट दे रहे हो और बकाया जो बाउंड्री वैल्यूज उनको थोड़ा सा वेट दे रहे हो, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा आगे पीछे स्ट्रेच हो जाए। तो इससे हमें ये मिल रहा है कि एक रीजनेबल एस्टिमेट मिल रहा है गिवन दीज एस्टिमेशंस। तो ये काइंड ऑफ मेटा हो गया, बट हाँ, तो इसको डेल्फी टेक्निक कहते हैं और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आप बिठाओगे कोई 10 लोगों को, एस्टिमेट्स लोगे, उन लोगों का कुछ अपना अपना ओपिनियन होगा, उन सब के अपने पेसिमिस्टिक गेसेस होंगे, ऑप्टिमिस्टिक गेसेस होंगे और अपने लाइक मोस्ट लाइकली गेसेस होंगे। उन सब की एवरेज ले लो, तो जो आपके पास एवरेज पेसिमिस्टिक गेस बन रहा है उसको आपने 1 का वेट दिया, आपने जो एवरेज मोस्ट लाइकली गेस बन रहा है उसको 4 का वेट दिया, और इस तरह से आपने करके 6 से डिवाइड कर दिया एंड पे, ताकि नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये बस एक वेटेड सम की फॉर्म है, प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर है ये। उन्होंने बेसिकली ये कहा हुआ है कि व्हाट इज 4 डिवाइड बाय 6, 66.6% चांस है कि मोस्ट लाइकली चीज़ होएगी। उसके अलावा कोई 12% चांस है कि ये बाउंड्री केसेस में से कोई होगा। तो इस तरह से वेटेड सम हुआ है। अच्छा, ये हमने लाइंस ऑफ कोड एस्टिमेट कर ली, हमें साइज पता चल गया। अब साइज पता चल गया तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नोन प्रोडक्टिविटी की बेसिस के ऊपर एस्टिमेट निकाल सकते हैं टाइम का। ठीक है, टाइम और एफर्ट वगैरह का। तो अगर हमें पता है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी रेट जो है यहाँ पे वो है 620 लाइंस ऑफ कोड पर पर्सन मंथ, मतलब एक बंदा एक महीने में टिपिकली एक लाइन ऑफ कोड लिखता है, एक लाइन नहीं, 620 लाइंस ऑफ कोड लिखता है। ठीक है। तो ये आपकी अगर पूरी कंपनी की एवरेज ये जा रही है और आपको पता है कि इतनी लाइनें हैं कोड के, तो आप बस इसको क्या नाम है अपना डिवाइड करोगे रेट के साथ, तो आपको पर्सन मंथ के अंदर पता चल जाएगा कि कितने पर्सन मंथ आपको रिक्वायर्ड है इस इन लाइंस ऑफ कोड के लिए। अब पर्सन मंथ क्या होता है? पर्सन मंथ काइंड ऑफ वो मैन आवर्स की तरह है कि 1 PM जो है उसका मतलब है कि एक बंदे को 1 महीना लगेगा। ठीक है। 2 बंदों को आधा टाइम लगेगा। ये क्लॉक है, भरोसा रखो, एंड सो ऑन। मतलब जितने बंदे स्केल करते रहोगे स्केल वो टाइम कम होता जाएगा। लेकिन ये एफर्ट का एस्टिमेट है वैसे। ठीक है, एफर्ट का यूनिट है। तो हमने अपने पास्ट बिहेवियर की बेसिस के ऊपर एस्टिमेट कर लिया इस तरह से, और जो करंट लेबर रेट जा रहा है उसकी बेसिस के ऊपर हमने देख लिया कि क्या सीन बनता है। तो एवरेज हमारे पास जो लेबर रेट है वो 8,000 पर मंथ है, लेट्स से, और उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि एवरेज जो हमें अपनी एवरेज प्रोडक्टिविटी पता है ना 620, उसे डिवाइड कर ले तो हमें एक लाइन ऑफ कोड की कॉस्ट निकाल सकता है कि एक लाइन ऑफ कॉस्ट कोड के ऊपर मुझे $12.9 लग रहे हैं, या $13 लगा लो।
तो उसकी बेसिस के ऊपर आप लाइंस ऑफ कोड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नेट एस्टिमेट मिल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर $4 लाख लग जाएंगे। कैसी बात। अच्छा। अब उसके बाद एस्टिमेटेड एफर्ट जो है वो साइज बाय प्रोडक्टिविटी है। अम, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो चाहे आपने एफर्ट निकालनी हो, आपने चाहे टाइम निकालना हो, तो या कॉस्ट निकालनी हो, आप उसकी बेसिस पे निकाल सकते हो। तो ये पर्सन मंथ का यूनिट इसलिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि आपको टाइम भी निकालने देता है, क्योंकि आपको यूजुअली पता होता है कि कितने लोग अवेलेबल हैं। उसकी बेसिस के ऊपर आप डिवाइड करके आप टाइम निकाल लेते हो इन मंथ्स। ठीक है, क्योंकि एफर्ट बेसिकली पर मंथ पर पर्सन पर मंथ है। तो खैर। अच्छा, आगे फंक्शनल पॉइंट्स। अच्छा, तो ये एक तरीका था हमारे पास एस्टिमेशन का। ये इतना भी रिलायबल नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर एक तरीका है फंक्शन पॉइंट्स। फंक्शन पॉइंट्स जो है वो दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होता है। एक है इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज और एक है वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो आप राइट साइड पे अभी ना ही देखो, लेफ्ट साइड पे देख लो। एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट्स, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। पता नहीं क्यों नहीं लिखा होता है, खैर। अच्छा, ये जो आपके पास है, ये आपके पास 5 इंफॉर्मेशन डोमेन्स है। ठीक है, कि आपके सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन कोई आ रही है या उससे बाहर कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, कोई रिपोर्ट निकल रही है वगैरह वगैरह, तो वो सारी इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन किन तरह की हो सकती है उसको बेसिकली बांटा हुआ है। अब एक इंक्वायरी ऐसी होती है चीज जिसके अंदर मैं अभी कोई इनपुट दे रहा हूं और मुझे उन पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट मिल रही है। ये हम अलहदा गिन रहे हैं इनपुट्स और आउटपुट्स है। ठीक है, इनपुट्स के अंदर हम खाली ये कह रहे हैं कि हम सिस्टम में बस कुछ डाल रहे हैं, चाहे कोई इतनी कोई मीनिंगफुल आउटपुट नहीं आ रही। ठीक है, कोई खास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं इतनी आ रही, बस बेसिक यूआई चेंजेस हैं। उसके अलावा आउटपुट्स जो है वो क्या नाम है कि आई मीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम जो आपके सामने है, डेटा फ्लो डायग्राम लेवल 0 के अंदर इतनी सिग्निफिकेंट है कि ये आउटपुट मैं शो करूं, वो आपके आउटपुट हो गए, अगर वो एक इंक्वायरी का हिस्सा नहीं है। तो हम इंक्वायरीज को नहीं गिनते इनपुट्स और आउटपुट्स के अंदर, उनको अलहदा से गिनता है। तो उसके अलावा इंटरनल लॉजिकल फाइल्स बेसिकली है कि कितने डेटा स्टोर्स आप इंटरनली मैनेज कर रहे हो। एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स हमें मैम ने ये बताया था कि एक्सटर्नल डेटाबेसेस की तरह आप समझ लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप खाली रिमोट डेटाबेसेस की बात करो। आप रिमोट एपीआई कॉल्स का को भी एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स ही गिनते हो यूजुअली। ठीक है, तो ये उसके अलावा वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स। अब वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स बेसिकली वो मैं बाद में ही बताऊंगा। ज़्यादा जो मैटर करती है वो चीज़ इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज है फिलहाल। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज को अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें, आपके पास ना एक डायग्राम होगी। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेके आता हूँ। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल है एक कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम की जो आपको दी जा सकती है। तो इसके अंदर इन्होंने जो यूज़र को दो डब्बे बनाए हुए हैं, एक इनपुट्स के लिए और एक आउटपुट्स के लिए, बस लिनियरिटी के लिए, क्योंकि उनका दिल कर रहा था लेफ्ट टू राइट फ्लो डेटा के। तो इन्होंने यूज़र जो सिस्टम के अंदर डाल रहा है, पासवर्ड डाल रहा है, एक जोन इंक्वायरी डाल रहा है और एक सेंसर इंक्वायरी डाल रहा है, पैनिक बटन और एक्टिवेट डीएक्टिवेट ये इनपुट्स डाल रहा है। अब हमने पहले बात की थी कि जोन इंक्वायरी एक ऐसी चीज़ है जिसकी इनपुट और आउटपुट आपको आनी है, चाहे आपको ना भी आए, किसी और को भी चली जाए। हमने अम, उसको अपनी इनपुट्स पे नहीं करना। ठीक है, तो जब हम ये टेबल पॉपुलेट कर रहे होंगे ना, एक्सटर्नल इनपुट्स कितनी है, तो उसके अंदर हम खाली पासवर्ड गिनेंगे, पैनिक बटन और एक्टिवेट डीएक्टिवेट। अब आप नोट करो, अगर इसके अंदर कोई और बाहर से चीज़ आ रही होती तो क्या आपने उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। एक आध चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से क्लास में डिस्कशन हुई थी कि नहीं, खाली यूज़र इनपुट्स को देखना है आपने और खाली यूज़र आउटपुट्स को देखना है आपने ये इनपुट आउटपुट के अंदर। तो वो थोड़ा सा 50-50 है। लेकिन एक्सटर्नल आउटपुट्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इन्होंने
मैसेजेस और सेंसर स्टेटस खाली देखा, अलार्म अलर्ट और टेस्ट सेंसर को उन्होंने नहीं देखा, ठीक है। तो ना ही उन्होंने अलार्म वो जोन सेटिंग वगैरह को एक्टिवेट डीएक्टिवेट सिग्नल को आउटपुट कंसिडर किया। वैसे भी वो काइंड ऑफ लाइक वो थोड़ा सा है कि इंक्वायरी बनता है या नहीं बनता, या इंक्वायरी तो नहीं है वैसे एक्टिवेट डीएक्टिवेट, बट लाइक क्या ये EIF है या नहीं है। खैर बेसिकली इनपुट्स जो है आपकी वो तो सामने सिंपल होगी ना, पासवर्ड, पैनिक बटन और एक्टिवेट डीएक्टिवेट। इंक्वायरीज लिटरली नाम में इंक्वायरी लिखा हुआ है, ठीक है। आउटपुट जो है वो खाली हम यूजर को जाने वाली कर रहे हैं, मैसेजेस और सेंसर स्टेटस। ILF क्या है? ILF ऐसी डेटा स्टोर्स हैं जिनको आप खुद मेंटेन कर रहे हो। तो यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डेटा, ये एरो आपकी तरफ जा रहा है, कुछ लोग इसको अपने अंदर ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग बाहर ड्रॉ करके ओनरशिप का एरो ड्रॉ कर लेता है। तो ये बस नोटेशनल डिफरेंस है। यहाँ पे उन्होंने ओनरशिप पोर्ट्रे की हुई है कि इसको खाली सिस्टम हैंडल कर रहा है। तो बेसिकली एक डेटा स्टोर नंगा पड़ा हुआ है, आप उसको अगर एक्सेस कर सकते हो तो आपका है। अगर किसी दूसरे डब्बे के अंदर डेटा स्टोर है तो फिर वो एक एक्सटर्नल चीज़ है, उसको नहीं आप ILF में गिन रहे। तो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स के अंदर है कि आप दूसरे कौन से सब सिस्टम्स और चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो। अब दूसरों की डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो, एक दूसरा सेंसर इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये EIF हो गया। अब हमने करना ये है कि जो पासवर्ड, पैनिक बटन और एक्टिवेट डीएक्टिवेट, हमने गिन लिए 3 एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। इनको हमने रेट करना है ये कितनी सिंपल किस्म की इनपुट है या कितनी कॉम्प्लेक्स किस्म की इनपुट है, इनको हैंडल करने में कितनी मुश्किल होएगी। अगर सिंपल है तीनों तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 और आगे 0 0, ये इस तरह से मैं फिल करता जाऊंगा। अब मैंने जब ये सारा फिल कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, उनको मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे जो नंबर होंगे मैंने उनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इधर के नंबर्स को इधर से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस पूरी रो का जो सम बनता है ना, वेटेड सम, ये वाला, इनका डॉट प्रोडक्ट, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है ना, वो उसकी इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपने इन 5 की 5 इंफॉर्मेशन डोमेन्स की वैल्यूज जो आ रही हैं उनको सम कर देना, तो आपको काउंट टोटल मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सम ऑफ काउंट इनटू वे फॉर ईच रो, वैसे ही उसकी ID वैल्यू है, ये काइंड, खैर जो भी, अच्छा इसकी जगह आप ये कह लो डॉट प्रोडक्ट, NP डॉट, सही है, ये लो। खैर अच्छा, तो फिर समझ आ गई है। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। जब आपको इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यू मिल जाएगी ना, सबकी आपने काउंट सम कर दिया इनका, तो जो रिजल्ट है वो बेसिकली आपका फंक्शन पॉइंट वही होता है। अब वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स बस ऐसी चीज़ है जो इसको स्केल अप या डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे फंक्शन पॉइंट्स के हवाले से, वो ये है कि सिस्टम ट्रे से ये चीज़ बंद करनी थी। अच्छा खैर, अ, हम्म तो अगर मैं उसी एग्जांपल को मजीद आगे लेके चला, लेट्स से ये सिंपल थे, आपकी एक्सटर्नल आउटपुट्स जो थी वो दोनों मॉडरेट थे, ठीक है। आपकी इंक्रीज दोनों कॉम्प्लिकेटेड थे, आपकी एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल, इंटरनल लॉजिकल फाइल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स एक मॉडरेट है और एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब होगा ये 3 × 3, ये जो होगा ये EI की इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यू है। उसके अलावा एक्सटर्नल आउटपुट्स जो हैं आपकी, आ, उसकी, इसका वेटेड सम हो गया। इसी तरह से एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स वो होगी 7 + 10, डॉट प्रोडक्ट है ना इनका। तो इस तरह से हम ये कर रहे हैं। जब हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई, इनका सम लिया, ये काउंट टोटल है। अब बेसिकली फंक्शन पॉइंट होता काउंट टोटल ही है, बस हम उसको स्केल कर रहे होते हैं वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स की मदद से। अब वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स कुछ और एक्स्ट्रा मेजर्स हैं एक सिस्टम की ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी के लिए, कि चलो ठीक है हमें इंटरेक्शंस तो समझ आ गई हैं सारी, लेकिन ये जो इंटरेक्शंस हैं इनको मैनेज करने वाला जो सिस्टम है वो इंटरनली कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या वो बैकअप और रिकवरी ऑप्शंस रख रहा है,
क्या वो मल्टीपल मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशंस करवा रहा है, या मल्टीपल सब सिस्टम्स वगैरह किस तरह से हो रहे हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब वो जो हमने मिड टू के अंदर बड़ी डिटेल में बात की थी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की। परफॉर्मेंस क्रिटिकल है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो कम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स आपके पास ये 14 हार्ड कोडेड चीज़ें हैं, ये हमेशा यही होंगी, ठीक है। इसके ऊपर आपने अपने सिस्टम को ना 0 से 5 पे रेट करना है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है इस चीज़ के मामले में, कि क्या आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम की डेटा हैंडलिंग कर रहे हो, बैकअप एंड रिकवरी कर रहे हो, क्या आप कॉम्प्लेक्स किस्म के एप्लीकेशन चेंजेस को एंटिसिपेट कर रहे हो, क्या आप कॉम्प्लेक्स किस्म के इस तरह से आप देख रहे हो, और आप रेट करते जा रहे हो कि कितना कॉम्प्लेक्स आता है इस चीज़ के ऊपर। जब आपने ये कर लिया है तो ये आपके सारे वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब आपने अगर फंक्शनल पॉइंट्स निकाले हैं ना, आपने इन सारे फंक्शनल सॉरी वो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स को ना सम कर देना। जब आप सम करोगे, आप उसको इन कुछ एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, फिर ये कुछ कुछ हो रहा है। ये जरा फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मेरा क्लेम ये है, ठीक है, कि अगर आपके पास एक एवरेज सिस्टम है ना, उसके अंदर एफ पी इज इक्वल टू काउंट टोटल ऑन एवरेज। पता है क्यों? ऑन एवरेज 0 से 5 तक आप रेट करो, सबकी 2.5 वैल्यू लगा लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 14, क्योंकि 14 क्वेश्चन आए हैं। ये हार्ड कोडेड है कि हमें यही सेट ऑफ वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, इन्हीं को देखना होता है आपने, जिस तरह से इन्हीं 5 को आपने देखना होता है इन्फॉर्मेशन डोमेन्स को। तो ये 35 हमें स्कोर मिला है, ये हमें सम एफ एफ आई मिल गया। अब मैं इधर फॉर्मूला फॉलो करता हूँ, तो 0.01 प्लस 0.65, ये तो 1 हो गया। तो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर कोई आपके पास लेस देन एवरेज कम्प्लेक्सिटी वाला होगा ना, तो ये आपका जो राइट साइड पे टर्म आ रही है ना, जो काउंट टोटल से मल्टीप्लाई हो रही है, वो 1 से थोड़ी सी कम होएगी, तो बेसिकली इसको स्केल डाउन कर देंगे। और अगर आपके पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जो मैक्सिमली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आपने 14 के 14 क्वेश्चन को 5 की रेटिंग दी हुई है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये स्केल अप हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 1.35। तो अगर मेरा काउंट टोटल पहले आ रहा था 100, तो अब 135 हो जाएगा। तो फंक्शनल पॉइंट्स बेसिकली स्केल्ड काउंट टोटल होता है, ठीक है। तो अब एक बार अगर हम रिव्यू करें, क्योंकि ये टॉपिक मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फंक्शनल पॉइंट्स निकालने के लिए हम इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज निकालते हैं और वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स निकालते हैं। इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज के अंदर आपके पास 5 डोमेन्स हैं, उनका उनके अंदर आपने कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से वेटेड सम लेना होता है काउंट्स की बेसिस के ऊपर, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने काउंट टोटल निकालना है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज को सम करना। फिर आपके पास जो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, उनकी रेटिंग का जो सम है, उसको आपने यूज करना है ये स्केलिंग फैक्टर पे जो राइट साइड पे है। किसी वजह से इसको वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू जो है वो काउंट टोटल ही है, ये बस स्केलिंग के लिए हल्का आगे लगाया हुआ, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आ गई होगी। अब बस हम कर क्या रहे थे यार, हम एफ पी कहाँ से आ गए, थोड़ा सा लोगों को बड़ा ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो एक स्टेप पीछे लेते हैं, बस समराइज करते हैं हमने क्या किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या था? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर था, हमने कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, ठीक है, और हमने चीज़ें अच्छी प्लान करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम डिकम्पोज करते हैं सिस्टम को। डिकम्पोज करने के बाद हमें विजुलाइज करना पसंद है, विजुलाइज करते हैं। उससे हमें रियलाइज हुआ यार क्रिटिकल पाथ्स कुछ होते हैं, तो हमने क्रिटिकल पाथ निकालने के तरीके देखे, ठीक है, इन मुख्तलिफ तरीकों से, ताकि हमें पता चले क्या ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद हमने देखा है कि यार ये जो हम क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए जो ड्यूरेशन एस्टिमेट यूज़ कर रहे थे, टाइम निकाल रहे थे, कहाँ से आ रहा होगा? तो टाइम, कॉस्ट वगैरह ये कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो उसके लिए हमने पहली अप्रोच देखी थी लाइन्स ऑफ कोड की बेसिस के ऊपर, कि आप लोग बैठाते हो, उनके एस्टिमेट्स देखते हो, एस्टिमेट्स की बेसिस के ऊपर सम कर लिया और एवरेज प्रोडक्टिविटी वगैरह लगा के इस तरह से कर लिया। दूसरा तरीका हमने कहा था कि फंक्शनल पॉइंट्स के साथ है। तो जो फंक्शन पॉइंट्स होते हैं, हमने फंक्शन पॉइंट्स निकाल दिया, इसका मैं क्या करूँगा? तो इसके अंदर भी इसी तरह से होता है कि आपने जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो आपके पास फंक्शन पॉइंट्स पर पर्सन मंथ की यूनिट्स में पड़ी होगी पास्ट डेटा की वजह से, और आपको लेबर रेट पता है, तो आप इस तरह से कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट निकाल सकते हो।
ठीक है। और इस तरह से आप अपनी एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल लो। अब हमारा क्विज था, हमें ये आया हुआ था, अब उसके अंदर ना काफ़ी सिंपल तरीके से पूछा हुआ था वैसे ये। उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास आप ना पासपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हो, आपने ना नादरा की डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। ये आपकी एक, उन्होंने बताया नहीं हुआ, लेकिन ये आपकी एक एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल हो गई। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द सिटीजन इंक्वायरीज आर सिंपल। अच्छा, इंक्वायरीज भी उन्होंने बता दी कि कौन कौन सी हैं। कि सिटीजन इंक्वायरी करेंगे, एम्प्लॉयज़ इंक्वायरीज करेंगे आपके सिस्टम के अंदर, आपने उनको हैंडल करना है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ सिंपल होंगी, और इस तरह से चलता जा रहा है सही। तो आपने बस सारे इस तरह की इस टेक्स्ट को स्कैन करके ना काउंट्स निकालनी है, और आपने ये टेबल फिल करना। जब आपने ये टेबल फिल करना है तो आपने उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे डाल देना, सम का, वेटेड सम का, जिसके अंदर आप डॉट प्रोडक्ट इनका लिख लेते हो, और फिर आपने इन सब को सम करना है ताकि आपको पता चले। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा रे। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा शुगल किया हुआ है कि आपको पता है फंक्शन पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर लाइंस ऑफ कोड भी निकल जाते हैं। तो फंक्शन पॉइंट्स के और भी यूसेस हैं वैसे, एक आध एमसीक्यू में शायद आ जाए, लेकिन लिखा हुआ था हमारी स्लाइड्स में कि फंक्शन पॉइंट्स ना नंबर ऑफ एरर्स जो आ सकते हैं ना आपके प्रोग्राम, आपकी डेवलपमेंट के दौरान, वो भी एस्टिमेट करने में काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आपको पता होगा, जिस तरह से हमने ये निकाले हैं, हमें पता होगा कि पास्ट के अंदर किस रेट पे एरर्स आ रहे थे पर फंक्शन पॉइंट। तो आप तब भी डिवाइड करके निकाल सकते हो एस्टिमेट के कितने आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग के अंदर कितने एरर पकड़े जाएंगे। आगे कोकोमो है। तो कोकोमो जो है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, वो बेसिकली ना फंक्शन पॉइंट्स को डिच कर आ गया। वो यूज करता है लाइंस ऑफ कोड ही। ठीक है। तो हमने अभी तक दो तरीकों की बात की है ना, लाइंस ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर एस्टिमेट्स के। अगर हम लाइंस ऑफ कोड वाला तरीका देखें, बस ये था ना कि लोग बैठ के तुक्के मार रहे हैं, बस बात खत्म। बड़ा सिंपल सा तरीका था, और ऑब्वियसली उसके अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आता था। तो उसने कुछ इंप्रूवमेंट्स लाई हैं। उसने ना बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मेच्योरिटी के लिहाज से बताया है कि कितनी एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम रिक्वायर होगा। तो ये कुछ हार्ड कोडेड वेट्स हैं, जिस तरह से यहाँ पे हार्ड कोडेड वेट्स था। ठीक है, ये सिंपल मॉडरेट कॉम्प्लेक्स के जो वेट्स लिखे हुए हैं ना, ये आईएसओ के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड है। आप विकिपीडिया पे पेज पे जाओगे, आपको आईएसओ का रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि एग्जैक्टली यही वेट्स होंगे जब भी आप इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज निकाल रहे हो। तो इसका भी यही सीन है कि यहाँ पे भी हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं। जो बेरी बोम था, उसने जब ये प्रपोज किया था, उसने यही वैल्यूज दी हुई हैं, और सारे यही वैल्यूज यूज करते हैं। तो ये जो तीन रोज हैं, एक है ऑर्गेनिक, एक है सेमी डिटैच्ड, और एक है एम्बेडेड। ऑर्गेनिक बेसिकली ऐसे है कि लूज सी टीम है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो स्मॉल टीम्स के अंदर आपको पता ही है कि कोलैबोरेट करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। जब आप 10,000 लोगों को साथ काम करवा रहे हो, तो मैनेजमेंट के अंदर भी एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया होता है। हो सकता है कि वर्क डुप्लीकेशन हो रही हो, कि एक बंदा वो काम करे जो किसी और ने पहले का कर दिया हुआ है, लेकिन इतनी कम्युनिकेशन नहीं स्ट्रांग हो सकती इतने ज़्यादा लोगों के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा मसले आ जाते होते हैं। तो उसकी वजह से आप ये वेट्स देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ज़्यादा बड़ी टीम्स में जाते जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब ये वेट्स इस्तेमाल कहाँ पे हो रहे हैं? बेसिकली एफर्ट जो है आपने निकालनी है, वो है ए इंटू किलो लाइन्स ऑफ कोड पावर ऑफ बी। तो आपको परसेंट मंथ्स के अंदर आपको एफर्ट पता चल जाएगी। और डेवलपमेंट टाइम भी इसी तरह से है कि वेट सी इंटू एफर्ट पावर ऑफ डी। तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये लू की बस रट्टा ही है। तो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल मुबारक हो, कोकोमो हो गया, कोकोमो टू तो है नहीं। आ, आगे आखिरी जो लेक्चर था हमारा, वो प्रोजेक्ट डिलीवरी के बारे में था। उसमें कुछ खास बातें थी नहीं, वो यही था कि हम यूज़र और ऑपरेटर ट्रेनिंग अलग से करते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा हुआ था कि डिलीवरी ऑफ अ सिस्टम इजंट जस्ट कि आपने AWS पे जाके डिप्लॉय कर दिए, बल्कि उसके अंदर ट्रेनिंग भी आती है और डॉक्यूमेंटेशन भी आती है। जो यूज़र मैनुअल्स होते हैं, ऑपरेटर मैनुअल्स होते हैं, प्रोग्रामर गाइड्स होती हैं, यूज़र हेल्प और ट्रबल शूटिंग के पेजेस होते हैं, वो भी आपने बनाने होते हैं बाय द वे। बस यही कहा हुआ उन्होंने कि ये अच्छी बात होती है। और इसके साथ हमारी ऐसी ख़त्म होती है अब। बस
जहाँ तक पास पेपर्स की बात है, जिस तरह से HCI के अंदर हुआ था ना कि जो कोर्स क्या नाम है, कोर्स लर्निंग आउटकम्स थे, CLOs, उनकी बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस बनता है, तो इसके अंदर भी वही सीन है कि 2024 का पेपर है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वही होगा, बस बड़ी बड़ी टेक्स्ट की वॉल्स हैं। इस तरह से CLO 1 के अंदर आपने अप्रोप्रिएट चूज करना है, ये थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह रट्टा टाइप सारा मिड वन वाला सारा काम आ गया। उसके बाद ये मिड टू वाला सारा कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गया। अच्छा, ये भी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है। आ, आगे जाके है यहाँ पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन, तो ये तो हमने बड़ी डिटेल में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फ़ायदा फिर भी नहीं हुआ। अच्छा खैर, आगे ये CLO 3 जो है, ये हमारे CLOs चेंज नहीं हुए, तो बाय द वे यही इसी तरह का पेपर आएगा प्रॉब्लली। कुछ लोग डिल्यूलू है, ओ देखो हाँ, ये इन्फॉर्मेशन डोमेन वाली क्वेश्चन उन्होंने वेट्स दिए हैं इस सवाल के अंदर। तो चीट शीट पे जगह ना ही ज़ाया करो, क्योंकि यूजुअली ओ वेट, हमें मैम ने पास पेपर क्वेश्चन दिया था, बट इनसेन, हमने पास पेपर कर लिया बाय द वे। अच्छा, आ, खैर अच्छा, आ, ओके, तो आखिरी जो सवाल है वो क्या है? For sections J, G, H, J, and K only, एक extra question है. We as a software company have awarded a maintenance project. टास्क क्या लिखा हुआ है? ओ अच्छा, ये वो sprint velocity वगैरह वाले काम है। ठीक ठीक। अच्छा, तो ये तो हमने किया था यार मिड वन वगैरह में, और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वाली चीज़, तो मुबारक हो। अब एक और जो फाइनल है वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसके अंदर जो पिछले साल का फाइनल था उसमें लिटरली बस 80 मार्क्स के MCQs हैं और कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये शायद रिपीटर्स का बैच होगा, या नहीं, रिपीटर्स का नहीं बैच, ये स्प्रिंग ही है ब्रो। आई डोंट नो, बट ऐसे भी हुआ हुआ है, ये बस MCQs हैं सारे। तो वो थियो मेंडल कैमियो बाय द वे। एनीवेज ठीक है, तो पेपर में क्या आ सकता है, प्रोबेबली इन दोनों का मिक्स आएगा ना, एक्सट्रीम टेक्स्ट वॉल्स ना खाली MCQs, प्रोबेबली वो एक मिडिल अप्रोच लेंगे। तो खैर, ऐसी का ये सिलेबस था।